हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जो आपका 24 फरवरी को जो पेपर है ज्योग्राफी का, उसके दोनों बुक के जो भी एमसीक्यू बनते हैं वो क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कि व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज पर द 2011 सेंसस। 2011 की जनसंख्या के हिसाब से भारत की जनसंख्या हमें बतानी है। तो इसका सही आंसर आपका 1210 मिलियन है। दूसरा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट है द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पूछने की एक ऐसा राज्य जहाँ की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा अधिक है, यानी कि कम क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा जो लोग रहते हैं वो पूछा गया। तो इसका जो आंसर आपका वो बिहार है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीधा लिखा हुआ, कोई सेंसस का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, क्योंकि सेम क्वेश्चन बनता है आपका एक सेंसस को लेकर के। जैसे कि ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो सेम क्वेश्चन है, बट उस वाले में सेंसस नहीं और इस वाले में सेंसस है। तो सेंसस के हिसाब से जब यही सेम क्वेश्चन पूछेगा तो इसका आंसर आपको बताना है गोवा। ठीक है, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी कि सेंसस के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा अधिक है, यानी कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। ओके, चलिए अगला है विच ऑफ दिस लैंग्वेज फैमिलीज इज प्री डोमिनेंट इन इंडिया। तो लैंग्वेज फैमिलीज के हिसाब से बताना है किसका प्री डोमिनेंट देखा जाता है। तो इंडो यूरोपियन इसका सही आंसर है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट इन इंडिया हैड द हाईएस्ट पॉपुलेशन एज पर द 2011 सेंसस। तो 2011 की जनसंख्या के हिसाब से भारत की जनसंख्या बतानी है, सबसे ज़्यादा अधिक किस राज्य की देखी जाती है। तो उसका सही आंसर है 2011 बोल रहा हूँ मैं, उत्तर प्रदेश। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका वेयर डज इंडिया रैंक इन द वर्ल्ड एज रिगार्ड्स एरिया। यानी कि पूरे विश्व के हिसाब से अगर हम देखें तो किस देश की सबसे एक तो होता है ना कि एरिया कितना ज़्यादा होता है प्रदेश का, तो इंडिया किस स्थान पर आता है, फिर किस रैंक पर आता है अपनी एरिया के हिसाब से। तो उसका जो आंसर है वो 7th है। और सबसे पहले नंबर पे कौन सा देश है, रशिया, यानी कि रशिया का जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा है। और 7वें नंबर पर आता है आपका भारत, यानी कि इंडिया। 7वां क्वेश्चन आपका कि नेम द स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग द लोएस्ट शेयर ऑफ पॉपुलेशन एज पर द 2011 सेंसस। यानी कि 2011 की जनगणना के हिसाब से सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2011। तो एवरेज डेंसिटी पूछी गई है, यानी कि पूरे के पूरे जो भारत के राज्य हैं उन पूरे भारत के राज्यों को एक तरीके से देखा गया और उसके हिसाब से डेंसिटी निकालेगी कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो इसका आंसर है 382 पर्सन पर स्क्वायर मीटर। तो पूरे भारत की ये एवरेज डेंसिटी है एक क्षेत्र को लेकर के, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर में भारत में कितने लोग रहते हैं, 382 पर्सन, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दीज इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन। तो भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा अधिक है। और इसका आंसर है बिहार, यानी कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा रहती है। नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर गाँव वगैरह ज़्यादा हैं, यहाँ पर लोग भी बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बिहार। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी इन इंडिया। तो रिलीजियस में पूछा गया है लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी। तो एक और बात ध्यान रखें कि ये चारों के चारों जो हैं वो माइनॉरिटीज़ के ही रिलीजन में आते हैं, यानी कि क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, ये चारों किस में है, माइनॉरिटीज़ में। लेकिन इन चारों में भी जो संख्या सबसे ज़्यादा है वो किसकी है, मुस्लिम्स की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसीलिए इन चारों का आंसर क्या हो जाएगा अपने आप ही, मुस्लिम्स। यानी कि इन चारों में लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी कौन सी हो जाएगी, आपका मुस्लिम्स। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि भारत में पुरुष प्रवासान का मतलब होता है माइग्रेशन। तो जो माइग्रेट करते हैं जो मेनली जो मेल हैं उसका मेन रीज़न क्या है। तो उसका जो मेन रीज़न होता है वर्क और एम्प्लॉयमेंट, यानी कि काम या फिर रोजगार की तलाश में जो पुरुष हैं भारत के, वो एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स इन इंडिया। यानी कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में जो पीपल हैं वो एक तरीके से माइग्रेट करके पहुंचते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। तो एक और बात, दिल्ली भी है, दिल्ली में भी बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन सबसे नंबर 1 पर कौन सा आपका आता है, महाराष्ट्र आता है। अगला क्वेश्चन है नेम द स्ट्रीम दैट इज डोमिनेट बाय द मेल माइग्रेंट्स इन इंडिया। यानी कि भारत में पुरुष प्रवासियों द्वारा प्रभुत्व रखने वाली प्रवास धारा कौन सी है, यानी कि वो किस क्षेत्र से किस तरह जाते हैं। नॉर्मल सी बात है ये रूरल टू अर्बन ही होगा, क्योंकि गांव से ही शहरों की तरफ जाता है, शहरों से कोई गांव की तरफ क्यों ही जाएगा, क्योंकि शहरों में ही ज़्यादा रोजगार के साधन होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अर्बन एग्लोमेरेशन हैज़ द हाईएस्ट शेयर ऑफ माइग्रेंट पॉपुलेशन। यानी कि पूछ रहा है कि किस शहरी समूह में प्रवासी जनसंख्या की सबसे अधिक हिस्सेदारी है। तो अभी मैंने ऊपर ही बताया था आपको महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का ही एक हिस्सा है कौन सा वाला, मुंबई। तो मुंबई में सबसे ज़्यादा माइग्रेंट आते हैं।
अगला है, भारत की जनगणना में पहली बार प्रावसन कब दर्ज किया गया था, यानी कि भारत में जब सेंसस कराए जा रहे थे तो इसको भी, माइग्रेशन को भी एक अलग से सब्जेक्ट कब रखा गया था ये पूछा गया। तो 1881 में इसको भी एक सब्जेक्ट के रूप में दर्ज किया गया था कि कितने जो लोग हैं वो माइग्रेट की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं। अगला है, व्हेन वाज द फर्स्ट मेजर मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस इन द सेंसस बाय ब्रिंगिंग इन 2 एडिशनल कंपोनेंट प्लेस ऑफ द बर्थ एंड द ड्यूरेशन ऑफ द रेजिडेंस, यानी कि पूछ रहा है आपसे कि जनगणना में पहली बार प्रमुख संशोधन कब किया गया जिसमें जन्म स्थान और निवास अवधि को जोड़ा गया, यानी कि जब लोगों का जो जन्म हुआ वो कहाँ पर हुआ और वो जो लोग रह रहे हैं वो कितने टाइम से रह रहे हैं, इस चीज़ को सेंसस में कब जोड़ा गया ये सवाल पूछा गया है। तो 1961 का जो सेंसस हुआ था उसमें इन दो को सब्जेक्ट बनाया गया था। अगला है, भारत में महिलाओं के प्रवासन का मुख्य कारण क्या है, क्योंकि जो फीमेल्स है वो माइग्रेट क्यों करती हैं, तो नॉर्मल सी बात है मैरिज की वजह से करती हैं। अगर उनकी जो भी शादी होती है तो उनको नॉर्मल सी बात है उस जगह को छोड़ करके जाना पड़ता है ना, तो ये हो जाएगा आपका मैरिज। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक कंसिक्वेंस ऑफ द माइग्रेशन, कौन सा जो माइग्रेशन है वो आर्थिक प्रभाव में देखा है, तो रिमिटेंस जो आपका है ये एक आर्थिक प्रभाव के रूप में देखा जाता है कि, यानी कि इकोनॉमिक कंसिक्वेंस के रूप में देखा जाता है माइग्रेशन के। अगला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल कंसिक्वेंस ऑफ माइग्रेशन, तो सोशल पूछ रहा है, ऊपर किसका पूछा था इसने, इकोनॉमिक पूछा था, अब पूछ रहा है कि एक तरीके से सोशल कंसिक्वेंस क्या है माइग्रेशन का, तो इसका जो आपका आंसर है इंटरमिक्सिंग ऑफ पीपल फ्रॉम डाइवर्स कल्चर। तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर जो माइग्रेशन होते हैं लोगों के बीच में वो एक इधर से उधर जाते हैं, तो एक तरीके से समाज में क्या होता है, यहाँ का व्यक्ति जब शादी होती है किसी महिला की और वो दूसरे जगह पर जाती है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरमिक्स हो रहा है, एक अलग अलग कल्चर का एक अलग उसको समाज मिल रहा है, तो यहाँ पर ये सोशल कंसिक्वेंस है इसका। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस ऑफ द माइग्रेशन, तो एनवायरमेंटल प्रभाव कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो ये होता है आपका चेंज इन सेक्स रेशियो, तो सेक्स रेशियो में कोई भी बदलाव नहीं आता है, क्योंकि एक मिनट ये और बात ध्यान रखिए कि बदलाव तो आएगा लेकिन ये पर्यावरण वाला नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ये सब तो नेचुरल रिसोर्सेस, ग्राउंड वाटर, पॉल्यूशन, इन सब चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। मान लो एक जगह जनसंख्या जो थी वो कहीं और पहुंची तो वहाँ पे नॉर्मल सी बात है नेचर पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है, ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल ज़्यादा होगा तो वो अपने आप नीचे चला जाएगा, पॉल्यूशन वहाँ बढ़ सकता है, लेकिन जो सेक्स रेशियो है अगर उसमें चेंज आता है तो वो आपका एनवायरमेंटल कॉज नहीं है आपका, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2018 में भारत की मानव विकास सूचकांक में क्या रैंक थी, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भारत का अगर देखा जाए 2018 में तो उस टाइम इसका रैंक क्या था, तो पूरे के पूरे जितने भी विश्व हैं उन सभी विश्व में अगर भारत का नंबर देखा जाए तो 130 नंबर पर आता है आपका भारत, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब है कि हमारा जो मानव विकास सूचकांक है वो बहुत ही निचले दर्जे का माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो नॉर्मल सी बात है केरला में वो सारी सुविधाएं हैं जो एक नॉर्मल से एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए, और इसीलिए भारत का जो सबसे बढ़िया स्टेट बताया जाता है वो किसको बताया जाता है, केरला को बताया जाता है, क्योंकि वहाँ पर सारी की सारी सुविधाएं लोगों को आसानी से मिल जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक थी, इसका भी आंसर केरला ही होगा। आप सभी को पता है कि केरला के जो लोग हैं सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, वहाँ पर लिटरेसी रेट अगर देखा जाए तो 100 में से 96 लोग जो हैं वो पढ़े लिखे ही पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लोवेस्ट फीमेल चाइल्ड सेक्स रेशियो इन द एज ग्रुप 0 to 6 ईयर, तो कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ पर 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में सबसे कम बालिका लिंग अनुपात है, तो हरियाणा। जैसा कि आपको पता है ना आना इस देश लाडो, आपने अगर सीरियल देखा है तो उसमें भी दिखाया गया कि वहाँ पर कैसे कोई अगर लड़की पैदा होती तो उनको मार दिया जाता, और इसी की वजह से यहाँ पर जो सेक्स रेशियो है वो क्या है, लोवेस्ट बताया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका कि इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश में, यानी कि किस यूनियन टेरिटरी में हाईएस्ट लिटरेसी रेट देखा जाता है, तो जो आपका लक्षद्वीप है यहाँ पर हाईएस्ट लिटरेसी रेट देखा जाता है, और ये जो लक्षद्वीप देश देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारा अगर देखा जाए मेजॉरिटी में तो यहाँ पर मुस्लिम्स रहते हैं लक्षद्वीप में। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश बाय यूएनडीपी, तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बन गए कि एक तो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आपका है वो कौन बनाता है, आपका यूएनडीपी बनाता है ना। तो ये पूछा जाए कि पहली बार ये कब प्रकाशित करी गई थी इसकी रिपोर्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1990। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन, सबसे ज़्यादा जो गरीब लोग हैं, गरीबी रेखा से भी नीचे हैं, वो कौन से राज्य में है, तो वो आपका छत्तीसगढ़ जो राज्य है उधर आता है। हालांकि छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार ये 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर ये सेम पैमाना देखा जाता है, लेकिन इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा जो गरीब है वो कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ इलाके में है। चलिए, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक
कौन है? तो इसका जो आंसर सुमच्छर जो भी नाम लिखा हुआ है, सुमाचार जो भी हो, ये इसके जो थे वो लेखक थे। मैं चाहूँगा कि आप इसको गूगल जरूर कर लीजिए कि कैसे इसको प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रैंक लोवेस्ट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो भारत में सबसे HDI जो सबसे कम है किसी राज्य का, वो कौन सा है? बिहार। बिहार हर चीज़ में पीछे रहता है और यहाँ पर भी वो पीछे है अपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। यानी यहाँ पर ये समझिए ना लोगों के पास पानी है ना रोजगार है, तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें सबसे ज़्यादा पीछे कौन सा राज्य हो गया? बिहार। और सबसे ऊपर कौन सा था? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वो था आपका केरला। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरला ही एक ऐसा राज्य है जहां पर महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा अधिक है। यहाँ की महिलाएं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं, मतलब महिलाएं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी का मतलब है कि 10 में से 9 महिलाएं यहाँ पर पढ़ी लिखी ही होती है, ये यहाँ पर कहने का मतलब है मेरा। अगला क्वेश्चन है, नेम द टाउन दैट इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। तो कौन सा राज्य ऐसा है, फिर सॉरी कौन सा शहर है जो किसी नदी के किनारे नहीं है? तो भोपाल आपका एक ऐसा है जो किसी नदी के किनारे नहीं है, क्योंकि कोलकाता कहाँ पर है? हुगली नदी है वहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा है? भोपाल है। भोपाल भी जो आपका है किसी नदी के किनारे नहीं है। आगरा यमुना के पास है, पटना जो है गंगा के पास है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो भोपाल आप इलाका देखते हैं ये किसी नदी के किनारे नहीं बसा हुआ शहर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या के जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा नगर की परिभाषा नहीं है? तो नगर की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन ऑफ अ टाउन एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया, तो जहां पर भी 75% से अधिक की आबादी प्राइमरी सेक्टर में अगर जुड़ी हुई है तो वो नॉर्मल सी बात है नगर नहीं हो। कि अगर प्राइमरी सेक्टर आप कर रहे हो तो नॉर्मल सी बात क्या है कि आप एक ग्रामीण इलाके में रहते हो, है ना। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? खेती बाड़ी वाला जो इलाका होता है उसको कहा जाता है। तो जिस जगह की आबादी 75% से ज़्यादा लोग, मतलब मान लीजिए किसी जगह पर 100 लोग रहते हैं और 75 लोग क्या कर रहे हैं? खेती बाड़ी ही कर रहे हैं, तो उसको ग्रामीण इलाका कहा जाएगा, ना कि नगर। तो जो बी ऑप्शन है ये नगर की परिभाषा नहीं है। बाकी तीनों चीज़ें जो है वो सही हैं, यानी कि वहाँ पर म्यूनसिपैलिटी काम करती है, वहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है पर स्क्वायर किलोमीटर कितनी होती है? 400 होती है। ये ज़्यादा है एक तरीके से, 400 पर स्क्वायर किलोमीटर। और उसी हिसाब से वहाँ की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 5000 पर्सन होनी चाहिए उस पूरे एरिया की। तो ये तीन चीज़ें जो है वो टाउन के बारे में बताती हैं। और ये बात किसके बारे में है? ये किसी रूरल एरिया के बारे में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया इज डिस्पर्स्ड रूरल सेटलमेंट? तो भारत के किन, नॉट एक्सपेक्टेड पूरा क्वेश्चन है, सॉरी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया इज डिस्पर्स्ड रूरल सेटलमेंट नॉट एक्सपेक्टेड, यानी कि भारत के किन क्षेत्रों में बिखरी हुई ग्रामीण बस्तियां नहीं पाई जाती हैं? तो ये जो आपका छत्तीसगढ़ इलाका आप देखते हैं, यहाँ पर बिखरी हुई ग्रामीण बस्तियां नहीं है, सब आसपास में देखी जाती हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी कि छत्तीसगढ़। बाकी ये 3 राज्यों में ऐसा है कि आसपास में ही ग्रामीण बस्तियां होती हैं, वहाँ पर बिखरी हुई मतलब वहाँ पर बिखरी हुई होती है, यहाँ पर आसपास में होती है छत्तीसगढ़ वाले इलाके में। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द लार्जेस्ट एग्लोमेरेशन विद ओवर 18.4 मिलियन पीपल? यानी कि कौन सा शहर ऐसा है जहाँ पर 18.4 मिलियन से अधिक जनसंख्या के साथ सबसे बड़ा नगर समूह है? तो सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पाए जाते हैं? तो इन चारों में भी अगर देखा जाए तो जो ग्रेटर मुंबई वाला इलाका जो आप देखते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा एक तरीके से नगर समूह में जनसंख्या पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स वॉज डेवलप्ड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस? यानी कि जब भारत देश आपका आज़ाद हुआ उसमें से कौन सा शहर ऐसा है जहाँ पर प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में विकसित किया गया? ठीक है, प्रशासनिक कार्य का मतलब नॉर्मल सी बात है जहाँ से किसी जगह के शासन को चलाया जाता है। तो इन चारों में कौन सा है आपका? चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो आपका यूनियन टेरिटरी भी है और 2 राज्यों की राजधानी भी है। ठीक है, तो इन चारों में से इसका आंसर कौन सा होगा आपका? चंडीगढ़। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिडिएवल टाउन? तो कौन सा मिडिएवल टाउन का एग्जाम्पल नहीं है? इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप एमसीक्यू करते हैं तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। यहाँ पर नॉट पूछ रहा है तो नॉट कौन सा आपका? मदुरई, यानी कि बाकी ये सब तो हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइनिंग टाउन? कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा माइनिंग होती है, खनन होता है? तो ये आपका जो झरिया इलाका जो आप देखते हैं उधर की तरफ सबसे ज़्यादा माइनिंग होती है, जो कि आपका कहाँ पड़ेगा? छत्तीसगढ़, झारखंड जो आप इलाका देखते हैं, मध्य प्रदेश वाला इलाका जो देखते हैं, इस तरफ ये पढ़ना चाहिए। तो ये आप गूगल कर लीजिएगा, मैं एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दे पा रहा हूँ बट इसका आंसर इसी में से एक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ अ मेगा सिटी? तो मेगा सिटी की पॉपुलेशन कितनी होती है ये बताना है। तो मोर देन 5 मिलियन और 1 मिलियन में होते हैं कितने? 10 लाख। ठीक है, यानी कि 50 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मेगा सिटी। चलिए
अगला क्वेश्चन आपका कि व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन लिव्स इन क्लास 1 टाउन्स एज पर द 2011 सेंसस, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या कितना प्रतिशत क्लास शहरों में रहता है। तो ये 60% जो लोग हैं वो इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा वाला चैप्टर, मिनरल्स वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट। अब बात करते हैं वाटर रिसोर्सेज की। अगला क्वेश्चन आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब वाटर एज रिसोर्सेज, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो जल को एक संसाधन के रूप में बताता है। तो जल जो आपका है वो अबायोटिक है और रिन्यूएबल सोर्स में आता है, क्योंकि आप इसका बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको साफ कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपका कि विच रिवर हैज़ द हाईएस्ट रिप्लेसेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स इन इंडिया, यानी कि भारत में सबसे अधिक पुनः परतीय भूजल संसाधन किस नदी में पाई जाती है। तो ये जो आपका हो जाएगा वो गंगा नदी जो आपका है वहाँ पर रिप्लेसेबल ग्राउंड वाटर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपका व्हाट इज द टोटल एनुअल प्रेसिपिटेशन इन इंडिया। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा। ठीक है, मतलब प्रेसिपिटेशन का मतलब तो कुल मात्रा ही होता है। ठीक है, तो भारत में वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा कितनी है, बरसात कितनी होती है, ये पूछा जा रहा था। यहाँ पर 4000 क्यूबिक किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पर आपको आंसर देना था, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका कि विच साउथ इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन, यानी कि कौन सा दक्षिण भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन होता है, परसेंटेज के हिसाब से इसमें बताया गया है, तो तमिलनाडु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है विच सेक्टर कंज्यूम द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर इन इंडिया। तो किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा पानी लगता है। तो नॉर्मल सी बात है, एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि किसी भी फसल को जब आप बोते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा पानी की ही तो खपत लगती है ना। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। अगला है व्हाट इज़ द मेन एनुअल फ्लो ऑफ वाटर इन इंडिया, यानी कि भारत में औसत वार्षिक जल प्रवाह कितना है। तो इसमें सबसे ऊपर तो था कि कितना होता है, तो मैंने इसका आंसर आपको 4000 बताया था, और यहाँ पर पूछ रहा है एवरेज। ठीक है, तो एवरेज जो हम इसका बताएंगे एक तरीके से, तो ये हो जाएगा आपका 1869 क्यूबिक किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्राम अंडर वाटरशेड मैनेजमेंट, यानी कि कौन सा प्रोग्राम जो है जिसके जरिए पानी को बचाया जाता है। तो हरियाली, नीरू मीरू, अरावरी, पानी संसद, ये जितने भी तरीके हैं इन तीनों के जरिए ही पानी को बचाया जाता है। तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। एक चीज़ और आती है एग्जाम में जिसमें आपसे पूछा जाता है कि इन सब में कौन से ऐसे हैं जो मतलब इसमें से राज्य का नाम पूछ लेता है कि हरियाली, नीरू मीरू ये किन राज्यों में अपनाए जाते हैं। तो एक इस भी क्वेश्चन का आप ध्यान रखिएगा कि अगर इनके राज्य पूछता है तो आपको वो पता होने चाहिए। चलिए विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, तो किस राज्य में भूजल का अधिकतम उपयोग होता है। तो इसका हो जाएगा आपका पंजाब। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्या कहते हैं एक और क्वेश्चन ऊपर भी आया था, तो परसेंटेज के हिसाब से जब पूछेगा आपसे तो वो तमिलनाडु बताएंगे, और नॉर्मल अगर आपसे पूछता है तो केवल आप पंजाब बताएंगे। पंजाब में भूजल का अधिकतम उपयोग जो आपका होता है वो एग्रीकल्चर के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा खेती भी पंजाब में होती है, इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा भूजल का भी उपयोग देखा जाता है। अगला है व्हाट डज CPCB स्टैंड, तो CPCB जो आप वर्ड देखते हैं तो इसका काम होता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है केंद्र सरकार के जरिए, तो जिसको हम क्या बोलते हैं CPCB। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च जल क्रांति अभियान। तो जल क्रांति अभियान जो आपका है ये भारत सरकार ने अपनाया था, जिसको 2015 और 16 के टाइम पर अपनाया गया था। चलिए अब अगला चैप्टर आ गया आपका। अगला चैप्टर का क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंड यूज कैटेगरी। ठीक है, तो लैंड यूज कैटेगरी नहीं है ये पूछा गया है। तो मार्जिनल लैंड जो आपका होता है एक ऐसा क्षेत्र है जो भूमि मतलब जिसका आप यूज नहीं करते हैं, वो मार्जिनल लैंड होता है। जिन जमीनों को छोड़ दिया जाता है ना उसको ही मार्जिनल लैंड कहा जाता है। ठीक है, और कॉमन मिस्टेक इसमें क्या होती है भाई कि लोग जो है नॉट वर्ड नहीं देखते हैं। तो फिर से आई रिपीट कि आप जब भी MCQ क्वेश्चन करें तो नॉट वर्ड जरूर को देखें। ठीक है, अगला वाई हैज़ द एरिया अंडर फॉरेस्ट इंक्रीज इन लास्ट 4 डेकेड। तो अब तक के 4 दशकों में देखा गया कि वन क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा
जो वृद्धि है वो हो रही है, यानी कि वन क्षेत्र बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसका जो रीज़न है कि इंक्रीज इन अ नोटिफाइड एरिया एलोकेटेड फॉर द फॉरेस्ट ग्रोथ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आज के टाइम पर उन क्षेत्रों की पहचान हो रही है और उन क्षेत्रों को छोड़ दिया जा रहा है कि भाई ये जो है जंगल के हिस्से में आते हैं। और इसीलिए आज के टाइम पर आपने देखा भी कि बहुत ज़्यादा जागरूकता भी लोगों में फैलाई जाती है, फिर सरकार भी वन को बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रतिबद्ध है ना। तो जो ऑप्शन नंबर आप सी देखते हैं कि इंक्रीज इन द नोटिफाइड एरिया अलोकेट फॉर द फॉरेस्ट ग्रोथ, यही इसका मेन रीज़न है जिसकी वजह से जो वन जो क्षेत्र हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। चलिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। वट इज़ द मेन टाइप ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन द इरीगेटेड एरियाज। तो जो भी सिंचित क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी काफ़ी मात्रा में है, वहाँ पर भूमि क्षरण का मुख्य प्रकार क्या है, यानी कि वहाँ पर जो मिट्टी खराब जो आपकी होती है उसका मेन रीज़न क्या है। तो इसका होता है सैलिनाइजेशन ऑफ द सॉइल, और यही इसका मेन रीज़न बताया जाता है जिसकी वजह से जो भूमि है वो खराब हो जाती है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें कि कहाँ पर पूछा गया है, तो लैंड डिग्रेडेशन द इरीगेटेड एरिया। ठीक है, तो वहाँ पर अगर आपसे पूछता है तो वहाँ पर आपको सैलिनाइजेशन बताना है। चलिए, अगला है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स डज नॉट ग्रो अंडर द ड्राई लैंड फार्मिंग। तो इसमें से बताना कौन सी फसल ऐसी है जो कृषि मतलब वर्षा आधारित कृषि में नहीं उगाई जाती है। ठीक है, तो वर्षा आधारित, तो यहाँ पर कौन सा है आपका शुगर केन। तो शुगर केन एक ऐसी फसल है जिसको आप मतलब कि ड्राई लैंड फार्मिंग में काउंट नहीं होती, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स डज नॉट ग्रो अंडर ड्राई लैंड फार्मिंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल वर्षा आधारित कृषि में नहीं उगाई जाती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि इस सवाल ने क्या पूछा, यहाँ पर नॉट लगा हुआ है। ठीक है, तो नॉट ग्रो अंडर द ड्राई लैंड फार्मिंग। ओके, चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा आपका शुगर केन। हाँ, अगला क्वेश्चन आपका कि इन विच टू कंट्रीज वर HYV यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ राइस एंड व्हीट डेवलप। तो चावल और गेहूं की उच्च उपज वाली किस्में जो होती हैं किन दो देशों में विकसित की गई थी। तो मैक्सिको एंड फिलीपींस दो ऐसे देश हैं जहां पर इस टाइप के जो बीज थे हाई यील्ड वैरायटी वाले, उनका इस्तेमाल किया गया था, जिससे बड़ी मात्रा में एक तरीके से फसल होती है। फिर आप ये समझिए कि एक दाने में हमें 100 दाने मिलते हों, ये एक HYV वैरायटी के जो सीड्स होते हैं, और इसकी जो डेवलपमेंट हुई थी वो हुई थी मैक्सिको और फिलीपींस जैसे देशों में, और वहीं से बाकी देशों में पहुंचाया गया था। अगला क्वेश्चन आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी, यानी कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब होता है एक ऐसी संपत्ति जो सबकी है ना। तो यहाँ पर ये जो पार्क देख रहे हैं, पार्क का इस्तेमाल हम सभी करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक कॉमन प्रॉपर्टी हो जाएगा। बाकी चीज़ें तो नहीं है, होटल किसी मालिक का होता है, खुद का घर खुद का होता है, और सेल फोन का सेल्फ की होती है, बट पार्क क्या होता है, पार्क एक आपका कम्युनिटी वाली चीज़ है, तो इसीलिए क्या है आपका कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज है ये। चलिए, विच स्टेट ग्रो 3 क्रॉप्स ऑफ राइस कॉल्ड ऑस, अमन एंड बोरो। तो ये 3 जो नाम है ऑस, अमन एंड बोरो, ये कौन से राज्य में उगाया जाता है, तो वो आपका बंगाल है। एक बात और ध्यान रखिए कि बंगाल ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर बहुत ही बड़े मात्रा में या फिर बहुत ही अलग अलग वैरायटी के जो क्या कहते हैं इसको, चावल उगाए जाते हैं। तो वेस्ट बंगाल कभी भी अगर क्रॉप्स की वैरायटी में पूछ ले सवाल, तो वेस्ट बंगाल सबसे ऊपर आता है। अगला क्वेश्चन आपका कि विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार इन इंडिया। हमें बताना है कि कौन सा राज्य ऐसा है जहां पर ज्वार सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। तो आपका जो महाराष्ट्र आप जो देखते हैं, वहाँ की जो भूमि है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बताई जाती है ज्वार के लिए, इसीलिए वहाँ पर ज्वार जो है काफ़ी बड़े मात्रा में उगता है। भारत में कुल फसल क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग चने की खेती के अंतर्गत आता है। तो चने की खेती के लिए पूछा गया, तो 2.8% जो हिस्सा आपका है वो चने की खेती के लिए हम करते हैं। काफ़ी बड़ी मात्रा है ये, 2.8%, कम नहीं बताई जाएगी इसको। ठीक है, तो समझ आ गया ये क्वेश्चन आपको। चलिए, अगले क्वेश्चन पे, कपास उत्पादन में के मामले में भारत की विश्व में कौन सी रैंक है। तो ये आपका सेकंड है। पहले पे नॉर्मल सी बात है, चाइना ही होगा, हर क्षेत्र में चाइना सबसे आगे है, तो इस क्षेत्र में भी चाइना आगे हो जाएगा, और दूसरे पे कौन सा हो जाएगा आपका भारत। ओके, इसका आंसर बांग्लादेश भी हो सकता है, क्योंकि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश भी काफ़ी बढ़िया राज्य बताया जाता है कपास को लेकर के, क्योंकि वहाँ पर जो आप ये बंगाल की खाड़ी इलाका आप जो देखते हैं उसके हिसाब से वहाँ पर काफ़ी बढ़िया एनवायरनमेंट बन जाता है। तो कपास उत्पादन में बांग्लादेश का भी नाम आता है। ठीक है, खैर यहाँ पर सेकंड पूछा गया था कि सेकंड कौन है, तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है भारत। ठीक है, सेकंड है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिगबोई जो तेल क्षेत्र आप जो देखते हैं वो कहाँ पर है। तो डिगबोई जो आपका है एक असम की सिटी है, जहाँ पर काफ़ी मतलब वहाँ पर तेल के जो कुएँ पाए जाते हैं, या फिर ज़मीन के भीतर से जो तेल होता है वो यहाँ पर मिलता है। तो असम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ में ही डिगबोई इन असम इज़ इंडियाज़ ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड, सबसे पुराना बताया जाता है इसको।
खैर, व्हेन वाज द एटॉमिक एनर्जी कमीशन एस्टेब्लिश, तो 1948 में ही भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कर दी थी। और आप सभी को पता है कि 1974 में हमने सबसे पहला अपना परमाणु हथियार भी बना लिया था इंदिरा गांधी की सरकार के तहत। ठीक है, तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटेलिक मिनरल इन यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। तो सबसे ज़्यादा जो नॉन मेटेलिक मिनरल है वो कौन सा वाला जो है वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में इस्तेमाल होता है, तो वो आपका है माइका। ठीक है, और जो भी आप ये सर्किट्स वगैरह देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो गया, इंसुलेशन वाली जो चीज़ें देखते हैं, उसमें भी किसका इस्तेमाल करते हैं, माइका का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ देख रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्या इस्तेमाल होता है, मतलब ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, उस सब चीज़ों में माइका इस्तेमाल होता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल, नॉन का मतलब होता है जो हमने बनाया है बेसिकली। ठीक है, मतलब कि ये एक ऐसा है जो गैर पारंपरिक ऊर्जा है। पारंपरिक कौन सा है, पारंपरिक वो है जैसे कि मान लीजिए इसका हम दोबारा से इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे कि कोल जो आपका है, कोल एक पारंपरिक है ना, कन्वेंशनल है, इसको हम दोबारा से रिक्रिएट नहीं कर सकते, ये अपने आप ही बन सकता है। लेकिन जो आपका विंड है इसको आप रिक्रिएट कर सकते हो। रिक्रिएट क्या, इसको मतलब मानव ने खोजा है और मानव ने बनाया है, तो ये जो आपका नॉन कन्वेंशनल, जो कि ख़त्म भी नहीं हो सकता। लेकिन कोल ख़त्म हो सकता है, पेट्रोलियम ख़त्म हो सकता है, नेचुरल गैस ख़त्म हो सकती है, बट विंड कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो विंड हो गया, सोलर एनर्जी हो गई, ये सब किसके साधन है, ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के साधन है। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटेलिक मिनरल। तो नॉन मेटेलिक मिनरल पूछ रहा है आपसे, तो इसमें कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये तीनों के तीनों में मेटल पाया जाता है, बट जो आपका लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन एक टाइप का पत्थर होता है। ठीक है, और ये आपका है नॉन मेटेलिक मिनरल। चलिए यहाँ पर लिखा भी है लाइमस्टोन इज़ यूज्ड इन सीमेंट प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो जब जो सीमेंट देखते हैं जिनसे घर वगैरह बनाया जाता है, तो उसका इस्तेमाल उसको वो जो बनता है आपका वो लाइमस्टोन से ही बनता है। अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेरस मिनरल। ठीक है, फेरस जिसके अंदर, नॉट अ फेरस मतलब जिसमें लोहा नहीं होता, वो पूछा गया था, निम्नलिखित से कौन सा लौह युक्त खनिज नहीं है। नॉट अ फेरस पूछा गया है, तो जिंक जो आप देखते हैं, जिंक जो आपका है इसमें Fe नहीं पाया जाता है, यानी कि जिंक इज अ नॉन फेरस मिनरल्स मेटल। ओके ओके, हाँ। विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज इन इंडिया। तो भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कहा जाता है, तो जो आपको उड़ीसा जो आप राज्य देखते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो क्या कहते हैं मैंगनीज है, और यहाँ पर कम से कम 44% जो है इंडिया का मैंगनीज का प्रोडक्शन होता है, जो कि सबसे ज़्यादा बताया जाता है, क्योंकि भारत के जो टोटल राज्य हैं मिलाकर के हैं उससे आधा ही का अकेला खुद करता है। कौन सा, उड़ीसा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। ठीक है, यानी कि एल्यूमिनियम से निकली हुई एक चीज़ जो है तो वो आपका बॉक्साइट है। ठीक है, और बॉक्साइट जो आपका है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एल्यूमिनियम भी बताया जाता है, इसीलिए इसको ओर भी कहा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका विच फॉसिल फ्यूल इज कॉल्ड लिक्विड गोल्ड। तो कौन सा फॉसिल फ्यूल जो आपका है वो तरल सोना कहता है, तो जिसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम जो आपका है, एक क्या है आपका तरल सोना, यानी कि लिक्विड गोल्ड के नाम से इसको जाना जाता है। इसका रीज़न बस यही है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कीमती होता है, और इसकी आपको पता ही है कि कीमत कितनी ज़्यादा है। पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है, पेट्रोल बहुत सारी चीज़ों में काम भी आता है, जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो इसी से चल रही हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसीलिए इसको लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका कि व्हेन वाज द गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल सेटअप। तो 1984 में गेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेटअप करी गई थी, और इसका काम है नेचुरल गैस को प्रोसेस करना और भारत में इसको पहुंचाना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। कौन सा फैक्टर नहीं है इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए, तो वो होता है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना। बाकी पावर हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, पैसा बहुत ज़्यादा जरूरी है, मार्केट बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंड नहीं करती है किसी भी इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए। तो ये तीन चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा जरूरी है किसी भी, अगर आपको इंडस्ट्री को लगाना है, नॉर्मल सी बात है, आपको पावर चाहिए, कैपिटल चाहिए, मार्केट चाहिए, है ना, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी नॉट अ बिग फैक्टर फॉर दी लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। चलिए अगला आपका कौन सा क्वेश्चन है, अगला है आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द राउरकेला स्टील प्लांट लोकेटेड। जो राउरकेला आप जो जगह देखते हैं ये उड़ीसा में पड़ता है ना, और यहाँ पर स्टील प्लांट सबसे ज़्यादा, एक तो जो ये राज्य आप देखते हैं बिहार, झारखंड, बिहार को हटा दीजिए, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है, इन सब क्षेत्रों में ना बहुत ज़्यादा मतलब स्टील हो गया
या फिर मान लीजिए कोयला हो गया मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ हो गया, इन सब क्षेत्रों में ना बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज पाए जाते हैं। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं ना इन्हीं क्षेत्रों से आते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। खैर, तो राउरकेला स्टील प्लांट वॉज इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक है ये, ठीक है, यानी कि सरकारी जो भी सेक्टर थे उनमें से ये पहला था आपका स्टील प्लांट जो कि लगाया था भारत सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट पोर्ट बेस्ड प्लांट विच स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन 1992 सेटअप। तो 1992 में शुरू होने वाला पहला पोर्ट आधारित संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो जो आपका आंध्र प्रदेश इलाका देखते हैं, यहाँ पर बहुत सारे हैं। विजाग जो आप देखते हैं वो इधर ही पड़ता है, विशाखापट्टनम भी इधर पड़ता है। तो इधर सबसे पहला जो ये पहला राज्य है जहाँ पर ये स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर लिखा गया द विशाखापट्टनम स्टील प्लांट इन आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट पोर्ट बेस्ड स्टील प्लांट। तो यही इसका आंसर है, विशाखापट्टनम जो आपने यहाँ पर देखा, ठीक है। तो कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश, और उसके भीतर भी कौन सा जगह का? विशाखापट्टनम। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका, द कंसंट्रेशन ऑफ द जूट इंडस्ट्री इन वेस्ट बंगाल इज इन विच रीजन। तो पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग का केंद्र कौन सा क्षेत्र है? सबसे ज़्यादा जो जूट का उद्योग है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये जो हावड़ा जो वर्ड लिखा हुआ है हावड़ा, और एक है भाटपाड़ा, ठीक है। तो इन इलाकों में सबसे ज़्यादा जो जूट का जो उद्योग है वो लगाया गया है पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन आपका, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन इंडिया। तो वो महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन होता है, और जो आप उत्तर प्रदेश वाला जो इलाका देखते हैं वहाँ पर भी होता है, लेकिन नंबर 1 पे तो आपका महाराष्ट्र आता है, उसके बाद आप उत्तर प्रदेश कह सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश द हाईएस्ट नंबर ऑफ शुगर मिल्स, महाराष्ट्र प्रोड्यूस द मोस्ट शुगर मिल। देखिए है ना, तो शुगर मिल सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, लेकिन प्रोड्यूस कहाँ पर होता है? तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है, तो इसीलिए आपस में ये कनेक्टेड ही बताए जाते हैं। चलिए, दूसरा है, व्हेन वाज द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस। तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भारत में उद्योगों को लेकर के एक पॉलिसी अपनाई गई थी जो कि आपका 1991 में अपनाई गई थी। आपको सभी को पता होगा, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन सब चीज़ों को अपनाया गया था इसी के तहत 1991 में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट मॉडर्न कॉटन मिल सेटअप। तो एकदम आधुनिक तरीके की कपास की जो मिल थी वो किस वर्ष स्थापित की? तो 1854 में इसको स्थापित किया गया था। और आप सभी को ये भी पता होगा, इसी टाइम ही भारत में जो रेलवे थी वो आई थी, जो मुंबई से ठाणे गई थी, है ना। तो जो कॉटन मिल है वो भी इसी टाइम आई थी, और जो रेलवे है वो भी इसी टाइम आया था, है ना। वो भी आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें। अगला है बोकारो जो आपका पड़ता है झारखंड में पड़ता है। तो बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया ये पूछा गया, तो 1964 में। और ये जो आपका है बोकारो, ये इसमें जो हमने स्थापित किया था इसको हमने सोवियत यूनियन की सहायता से स्थापित किया, क्योंकि 1964 एक ऐसा टाइम था जिस टाइम 1971 से 91 तक का एक ऐसा टाइम था जिस टाइम भारत और इसकी जो दोस्ती थी वो काफ़ी बढ़िया बताई जाती है। किसकी? जो इंडिया है, इंडिया और USSR। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी शुगर फैक्ट्रीज वर एस्टेब्लिश इन इंडिया इन द ईयर 2010 to 11। 2010 से 11 में कितनी चीनी फैक्ट्री स्थापित करी? तो 662, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में स्थापित करी गई थी। और जो आपको यह देखते हैं आप उत्तर प्रदेश, वहाँ पर तो बहुत सारी हैं। और इंडिया शुगर इंडस्ट्री के हिसाब से सेकेंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है आफ्टर टेक्सटाइल, है ना। इंडिया शुगर इंडस्ट्री इज सेकेंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आफ्टर टेक्सटाइल। ओके, खैर चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ गुजरात हैज़ द हाईएस्ट पेट्रोलियम रिफाइनरी बीन सेटअप। तो जो गुजरात आप राज्य देखते हैं, सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम रिफाइनरी किस शहर में स्थापित है सबसे ज़्यादा या फिर करी जाती है? तो वो आपका है जामनगर आपका गुजरात का ही एक एरिया सिटी है, और यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका, रीजनल प्लानिंग रिलेटेड टू। तो क्षेत्रीय योजना किससे संबंधित है? तो क्षेत्रीय योजना का मतलब जो होता है कि ये जो आपका है वो जो आप एरिया स्पेसिफिक अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट, जब मतलब किसी स्पेसिफिक एरिया के जो डेवलपमेंट हम करते हैं उसी से रीजनल प्लानिंग का मतलब रिलेशन बताया जाता है। चलिए, ITDP का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछ रहा है, तो इंटीग्रेटेड टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि एक हम इसमें क्या करते हैं कि जो भी क्षेत्र होते हैं उनको ऐसा हम बनाते हैं जहाँ पर टूरिस्ट सबसे ज़्यादा आएँ, और वो ITDP के तहत करा जाता है, यानी कि इंटीग्रेटेड टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोग्राम। वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा व्यवस्थाएँ लेकर के आना, ताकि जो टूरिस्ट ज़्यादा अगर आते हैं तो उनको आराम से संभाला जा सके, है ना। तो ये जो आपका होता है ITDP कहलाता है।
अगला क्वेश्चन आपका कि बाय विच नेम वॉज द इंदिरा गांधी कनाल अर्लियर नॉन। तो इंदिरा गांधी नहर कमान योजना आपने पहले भी नाम सुना होगा, इसको हम पहले किस नाम से जाना जाते थे, तो राजस्थान नहर के नाम से इसको जानते हैं, राजस्थान कनाल। और राजस्थान कनाल वॉज रीनेम इंदिरा गांधी कनाल इन 1984 आफ्टर द इंडियाज फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर। 1984 में ही इनकी हत्या कर दी गई थी और उसके बाद के आसपास में ही इस राजस्थान कनाल या फिर राजस्थान नहर का नाम बदल करके इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया था। अगला है व्हाट वाज द पीरियड ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो 1951 से 56 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला था और आप सभी को पता होगा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो हमारा है, फिर जो 5 ईयर प्लान है वो यूएसएसआर देश से लिया गया है, यानी कि उस देश में भी सेम यही पंचवर्षीय योजनाएं चलती हैं, तो उसी देश से हमने भी इसको साझा कर रखा है। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड नीति आयोग रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। तो नीति आयोग कब आया, क्योंकि पहले नाम क्या था इसका, प्लानिंग कमीशन नाम था, इस प्लानिंग कमीशन को चेंज करके क्या आ गया आपका, नीति आयोग आ गया। तो 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग आया था, किसी जगह पे प्लानिंग कमीशन की जगह थे। अगला क्वेश्चन आपका कि अंडर विच प्रोग्राम डिड द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई 67 ड्रॉट प्रॉन एरिया। तो ड्रॉट प्रॉन एरिया का मतलब होता है जो सूखाग्रस्त जो जिले होते हैं, 67 सूखाग्रस्त जिलों की पहचान करी थी, तो वो कौन सा प्रोग्राम था उसका नाम पूछा गया है। तो जो ऑप्शन नंबर आप बी देख रहे हैं, ड्रॉट प्रॉन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये था और ये 1973 से 74 के टाइम पर आया था और इसने उन क्षेत्रों की पहचान करी थी ताकि जो सरकार है इन क्षेत्रों में पानी को पहुँचाए या फिर यहाँ पर उन फसलों को लगाया जाए जो पानी की जहाँ पर खपत जो है वो कम हो। चलिए अगला क्वेश्चन है विच रीजन इज पॉपुलरली नॉन एज द होमलैंड ऑफ गद्दीज। ठीक है, गद्दियों का प्रमुख निवास क्षेत्र कौन सा है, तो भारमौर जो आप इलाका देखते हैं ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, वो वहाँ पर एक गद्दी ट्राइबल कम्युनिटी है, उन्हीं को कहा जाता है, तो यहाँ पर वो पाए जाते हैं, यहाँ पर वो मतलब बेसिकली रहते हैं। चलिए हु रॉट द पॉपुलेशन बॉम्ब किसने लिखी, तो एहरिक जो थे उन्होंने ही ये किताब लिखी थी, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट डज WCED स्टैंड फॉर। WCED, तो WCED जो आपका होता है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। तो ये एक कमीशन है, एक आयोग है जिसका काम है एनवायरमेंट को बचाने के लिए जो भी डेवलपमेंट हम करते हैं, यानी कि मान लीजिए जो भी आपको डेवलपमेंट करनी है वो एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए करनी है, उसके लिए ये कमीशन बनाया गया था जिसका नाम है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, जो कि आपका 1987 में बना था। इंदिरा गांधी नहर का पूर्व नाम क्या था, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, तो राजस्थान कनाल इसका सही आंसर है। चलिए अब आगे आपका ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर, इसके क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी जोन वॉज द इंडियन रेलवे सिस्टम बीन डिवाइडेड इनटू। तो भारत के जो भी आप रेलवे देखते हैं, भारतीय रेलवे को, उसको कितने जोन में बांटा गया है, तो वो 16 जोन जो आपका है उसको बांटा गया है। और जो आप नॉर्दर्न रेलवे देखते हैं वो सबसे ज़्यादा एक तरीके से लार्जेस्ट बताई जाती है। जो दिल्ली है ना, दिल्ली में अगर आप देखते हैं यहाँ से हर राज्य में जाने की आपको ट्रेनें मिल जाएंगी, है ना। चलिए इन विच ईयर वॉज द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑपरेशनलाइज, यानी कि NHAI जो आप भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की बात करते हैं, ये किस टाइम इसका काम स्टार्ट हुआ था, तो इसका आंसर आपका 1995। इसका इसी का काम होता है जो भी नेशनल हाईवे होती है उसको डेवलपमेंट का, उसकी मेंटेनेंस का, उसकी मैनेजमेंट का, तो NHAI का ही काम होता है। जो भी नेशनल हाईवेज वगैरह बनते हैं उसकी मेंटेनेंस, उसको बनाना है, उसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1995 में ये एक तरीके से बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेच ऑफ रिवर फॉर्म द नेशनल वाटरवे नंबर 1। तो यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कौन सा नदी खंड बनाता है, तो जो आप ये प्रयागराज और हल्दिया वाला स्ट्रेच देखते हैं ये आपका क्या कहते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, यानी कि नेशनल वाटरवे नंबर 1। तो इसमें रिवर पूछ रहा है तो प्रयागराज हल्दिया स्ट्रेच को कहा जाता है इसका आंसर, जिसमें कौन कौन सा है, गंगा है, भागीरथी है, हुगली है, इसमें ये तीनों नदियाँ काउंट होती हैं नेशनल वाटरवे 1 में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका इन विच ईयर वॉज द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम चेंज टू ऑल इंडिया रेडियो, यानी कि भारतीय प्रसारण प्रणाली का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया। आप आकाशवाणी से सभी अवगत भी होंगे, तो ये आपका 1936 में हो गया था। जो रेडियो आया था उस टाइम की बात करी जा रही है, ये मतलब रेडियो के ही टाइम पर। तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम चेंज टू ऑल इंडिया रेडियो, तो पहले इसका नाम क्या था, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, अब इसका नाम क्या हो गया, ऑल इंडिया रेडियो।
तो ऑल इंडिया रेडियो स्टार्टेड इन 1936 विद इट्स हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। तो इसका हेडक्वार्टर भी आप ध्यान रखिए, इसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया बिगिन। तो भारत में हवाई परिवहन की शुरुआत कब हुई? तो 1911 में हो गई थी। और 1911 ही एक ऐसा समय है जिस समय भारत की जो राजधानी है वो कोलकाता से दिल्ली में शिफ्ट करने की बात करी गई थी। हालांकि वो शिफ्ट आपका 1931 में हुई है पूरे तरीके से, लेकिन 1911 में घोषणा हो गई थी। और ये है इंडियाज़ फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट 1911 वॉज बिटवीन इलाहाबाद एंड नैनी कैरिंग मेल बाय ईयर। ठीक है, तो इलाहाबाद से नैनी का सफ़र था पहला, 1911 में कमर्शियल फ्लाइट है आपकी ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे, विच एजेंसी वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। यानी कि कौन सी एजेंसी जो आपका है वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। तो जो आप ऑयल इंडिया लिमिटेड जो देखते हैं OIL जो आपका है, ये किस में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। क्योंकि ये बाकी सब चीज़ें तो अलग अलग है ना, क्योंकि ये नेशनल हाईवे है, ये एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ है, ये वाटरवे से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये जो आपका पेट्रोलियम देखते हैं वो किससे है? ऑयल इंडिया लिमिटेड, पेट्रोल से जुड़ा हुआ यही आपका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच बॉडी स्टार्टेड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया इन 1923। तो 1923 में किस संस्था ने शुरुआत करी थी ब्रॉडकास्ट करने की? तो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे जो आपका है वो 1923 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और ये भारत का पहला रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन था। चलिए अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड टेलीविजन सर्विस स्टार्ट फॉर द नेशनल कैपिटल। यानी कि राष्ट्रीय राजधानी के लिए टेलीविजन सेवा किस वर्ष शुरू करी गई थी? तो 1959 में भारत में टेलीविजन सेवा शुरू कर दी गई थी। जो आप ये टीवी देखते हैं बेसिकली वो पूरी तरीके से स्टार्ट जो आपका हुआ था वो 1959 से ही हुआ था। और ये दूरदर्शन, पहले तो सारी की सारी फिल्में दूरदर्शन पे ही आती थी। जितने भी आप ये पुरानी फिल्में देखते हैं पहले एक ही चैनल आता था, और ये एक ऐसा सिस्टम था, ये समझिए कि आपका बस टीवी ऑन होना चाहिए, अपने आप ही वो नेटवर्क पकड़ लेता था। तो दूरदर्शन इतनी बड़ी चीज़ थी पहले। चलिए अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक्ड हार्बर। ठीक है, तो एक ऐसा बंदरगाह बताना है जो पूरे तरीके से घिरा हुआ है, लैंड लॉक्ड है। तो जो आप विशाखापट्टनम वाला इलाका देखते हैं ये एक ऐसा है, भारत का पहला ही है जो पूरा का पूरा लैंड लॉक पोर्ट है विद द नेचुरल प्रोटेक्शन। यानी कि मतलब इसमें हमने नहीं किया कुछ, अपने आप प्राकृतिक रूप से अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा एक ऐसा हार्बर है जो कि लैंड लॉक्ड बताया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड इज कैरिड थ्रू। तो भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार किसके माध्यम से होता है? तो इसका जो आंसर आपका सी एंड एयर, क्योंकि यही दो ही हैं जिसके ज़रिए हम दूसरे देशों से संपर्क साध पाते हैं। एक तो सी वाला जिसमें हम नाव के ज़रिए या फिर जो भी शिप होती हैं, और एक आपका जो कार्गो शिप्स होती हैं एयर के थ्रू। ये दो तरीके हैं। ठीक है, सी एंड एयर। अगला क्वेश्चन आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन 2004 एंड 5। तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन था? तो अमेरिका को सबसे बड़ा भागीदार बताया जाता है। अभी के टाइम पर तो चाइना भी आता है, क्योंकि अभी चाइना से हमारा व्यापार बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन 2004-5 के हिसाब से देखें तो USA वॉज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ठीक है, फॉलो बाय चाइना, दूसरे नंबर पर चाइना ही है, अभी भी देख लीजिए। खैर, नेम द न्यू पोर्ट ऑफ इंडिया डेवलप टू रिलाइव मुंबई पोर्ट। यानी कि मुंबई बंदरगाह पर भार कम करने के लिए भारत में किस नए बंदरगाह को विकसित किया गया? तो इसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और ये जो आपका है वो मुंबई पोर्ट जो है उसके रिड्यूस को कम करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि इसके ऊपर सबसे ज़्यादा मतलब एक तरीके से मान लीजिए जितने भी व्यापार होते थे वो इसी क्षेत्र पर होते थे। ठीक है, तो इस चीज़ को कम करने के लिए, रिलाइव करने के लिए हमने क्या बनाया? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच इंडियन सी पोर्ट प्रोवाइड फैसिलिटेट्स टू लैंड लॉक्ड नेबरिंग कंट्री। तो कौन सा भारतीय बंदरगाह स्थल आवर्ती पड़ोसी देशों को सुविधाएं प्रदान करता है? तो जो आप ये कोलकाता वाला देखते हैं, कोलकाता एक ऐसा है जो नेपाल और भूटान, यहाँ पर ट्रेड हमें आसानी से मतलब कर सकते हैं हम बिना किसी एक तरीके से बंदरगाह के। यानी कि कौन सा भारतीय बंदरगाह स्थल आवर्त पड़ोसी देशों को सुविधाएं प्रदान करता है? तो इसका आंसर जो आपको बताएंगे हम कोलकाता पोर्ट बताएंगे। ठीक है, कोलकाता से ही पास पड़ते हैं कौन सा वाला? नेपाल और भूटान। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ इंडियाज एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड इन 2011। यानी कि 2011 में भारत के प्रतिकूल व्यापार संतुलन का मूल्य कितना था? तो एडवर्स बैलेंस पूछा गया है। तो इसमें जो आप आंसर बताएंगे वो 5,40,818 करोड़ रुपए बताएंगे। और इसका मतलब ये जो आप देख रहे हैं एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये तब होता है जब इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाए। यानी कि इंपोर्ट आपके देश में ज़्यादा हो
यानी कि आपने दूसरे देशों से सामान ज़्यादा मंगाया और अपने देशों से सामान जब दूसरे देशों में कम भेजा तो उसको कहा जाता है प्रतिकूल व्यापार संतुलन। ठीक है, तो ये कितना था आपका 5,40,818 करोड़। अगला क्वेश्चन आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट आइटम इंपोर्टेड बाय इंडिया। ठीक है, तो हम कौन सा सामान नहीं मंगाते हैं, तो फूड ग्रेन्स को कि भारत जो अपनी फसल और खेती के हिसाब से लिहाज से काफ़ी ज़्यादा डेवलप बताया जाता है, इसीलिए हम फूड ग्रेन का इंपोर्ट नहीं करते हैं। बाकी चीज़ों को हम करते हैं, पेट्रोल का, मशीनरी का, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट का, ये सब चीज़ें आती हैं, बट हम फूड ग्रेन्स को नहीं मंगाते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब दूसरे देशों में भेजना। अगला क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। तो भारत में प्रमुख बंदरगाहों की कुल संख्या पूछी गई है, तो ये आपका है टोटल 12 और इसमें नाम है चेन्नई, मुंबई, कोलकाता एंड कांडला। ठीक है, अब आखिरी चैप्टर है आपका और इसके बाद ये MCQ खत्म हो जाएंगे। तो अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक बने हैं तो अच्छी बात है। चलिए ये भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज कॉज बाय एयर पॉल्यूशन। तो वायु प्रदूषण से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, तो वो होगा आपका स्मॉग। ठीक है, तो स्मॉग दो चीज़ों से बनता है, एक तो स्मोक से और एक फॉग से। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिए स्मॉग इज अ मिक्स ऑफ स्मोक एंड फॉग इज कॉज बाय एयर पोल्यूशन स्पेशली इन सिटीज़। और ये शहरों में भी होता है। दिल्ली आपका एक ऐसा इलाका है जहाँ पर वायु प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है हमारे लिए। खैर, नेम द डिजीज कॉज्ड बाय वाटर पोल्यूशन। तो एक ऐसा पोल्यूशन डिजीज बताने की, ऐसी बीमारी बतानी है जो किससे होता है, जल से होता है। तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ठीक है, जो सांस लेने में जो दिक्कत होती है, जल प्रदूषण से कौन सा रोग होता है, तो आप ये बताएंगे इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ एसिड रेन। तो अम्ल वर्षा का कारण क्या है, तो जो भी आप एयर देखते हैं उस एयर में बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से जब बरसात होती है तो वो बरसात का पानी उस एयर में मिले हुए पॉल्यूटेंट से मिल जाता है और उसकी वजह से ही अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन ही कॉज है किसका, अम्लीय वर्षा का। ठीक है, वरना अगर मान लीजिए वो नॉर्मल पानी आ रहा है तो बीच में क्या आ रहा है, बीच में हवा आ रही है ना, और उस हवा से मिल करके वो जो आपका वाटर है, रेन वाटर बेसिकली, वो क्या बन जा रहा है, एसिड रेन बन जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी इनमें से किस राज्य से होकर बहती है। तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर है। ठीक है, उड़ीसा मध्य प्रदेश में तो नहीं है, दिल्ली में भी नहीं, दिल्ली में यमुना है। अगला क्वेश्चन आपका, इन विच टाउन डू व्हीकल्स एमिट द मोस्ट कार्बन मोनोऑक्साइड। कि कौन से शहर में वाहनों में सबसे अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित होती है, तो इसका आंसर भी दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है ये, जहाँ की गाड़ियों में सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित हो रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से दिक्कत देता है दिल्ली के लोगों को, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर एयर पोल्यूशन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो इनमें से कौन सा वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत है। तो जो भी वॉल्केनोज है, ज्वालामुखी जो आप देखते हैं, इसकी वजह से भी वायु प्रदूषण होता है। तो ये आपका जो है वो प्राकृतिक है। बाकी जैसे गाड़ी वगैरह से जो धुआं वगैरह निकलता है वो तो कृत्रिम बताया जाता है। ठीक है, तो वोल्केनोज क्या हो जाएगा आपका, एक नेचुरल सोर्स हो जाएगा इसका एयर पोल्यूशन का। अगला क्वेश्चन आपका, नेम द एंथ्रोपोगेनिक सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। यानी कि जल प्रदूषण के मानव जनित स्रोत का नाम बताइए। तो जो सीवेज आपका है, जो सीवेज देखते हैं, जो भी आपके घरों से पानी जो बाहर की तरफ जा रहा है, वो एक मेन कॉज है जो मानव जनित है, मानव नहीं किया है बेसिकली, और उसकी वजह से वाटर क्या होते हैं, पॉल्यूट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर ऑफ इंडिया। तो भारत की सबसे प्रदूषित नदियाँ कौन सी हैं, गंगा और यमुना। कौन सी है, गंगा और यमुना। यमुना दिल्ली में, गंगा आपका यूपी में, और अभी वहाँ पर कुंभ भी चल रहा है और वहाँ के वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि वो पानी नहाने लायक तक नहीं है, लोग उसको पी भी रहे हैं। खैर, कहने वाली बातें हैं ये, जो भी हो। अगला क्वेश्चन आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल एक्टिविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एयर पॉल्यूशन। तो इनमें से कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जिसकी वजह से वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा जिम्मेदार बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक पूछा गया है। ठीक है, प्राकृतिक, तो प्राकृतिक में कौन सा जगह आपका वॉल्केनिक इरप्शन, जो भी ज्वालामुखी फटते हैं तो उससे जो होता है उसकी वजह से क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। तो ये प्राकृतिक कारण है, क्योंकि इसमें मानव का कोई इसमें योगदान नहीं है। 10वां क्वेश्चन आपका, इन विच सिटी ऑफ इंडिया इज धारावी वन ऑफ एशियाज लार्जेस्ट स्लम लोकेटेड। तो जो धारावी है वो कहाँ पर है, मुंबई में है। यहाँ पर सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी बताई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मुंबई। मुंबई में ही धारावी झुग्गी झोपड़ी को बताया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज़ द हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो सबसे ज़्यादा निम्नलिखित में किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे दर अधिक है, जनसंख्या जो सबसे ज़्यादा होती है और उसका वृद्धि दर भी सबसे ज़्यादा है, तो वो कौन सा आपका है, अफ्रीका। अफ्रीका में जितने भी देश बताए जाते हैं उन सभी देशों में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा अधिक है। और यहाँ पर ये समझिए कि अफ्रीका हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ड्यू टू हाई बर्थ रेट एंड डिक्लाइनिंग मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, वहाँ की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो कि सबसे बड़ा कारण है। एक तो वहाँ पर रिसोर्सेज नहीं है और ऊपर से वहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। खैर, इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्यों बताना है, अफ्रीका। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ स्पर्स पॉपुलेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। विरल का मतलब होता है सघन का मतलब होता है आपका जहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं, और विरल का मतलब होता है जहाँ पर लोग दूर दूर रहते हैं फिर कम रहते हैं। तो वो कौन सा इलाका नहीं है, तो जो आप साउथ ईस्ट एशिया देखते हैं, साउथ ईस्ट एशिया, वो कौन सा इलाका आपका है, नॉट एन, कौन सा इलाका नहीं है सॉरी, तो वो आपका स्पर्स पॉपुलेशन वाला इलाका नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुश फैक्टर नहीं है। पुश फैक्टर का मतलब होता है प्रवास को प्रेरित करने वाला कारक। ठीक है, प्रवास को मतलब कि ये समझिए कि आपको भेज रहा हो, तो मेडिकल और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ एक ऐसी हैं जिसकी वजह से लोग किसी भी जगह को छोड़ करके नहीं जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए पुश फैक्टर में आपका ये नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये आता है पुल में, क्योंकि मेडिकल और एजुकेशनल फैसिलिटी जहाँ मिलती हैं लोग वहाँ की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जगह आपका पुश फैक्टर नहीं है, इस बात का ध्यान रखें, यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है। अगला है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्ट, कौन सा कथन जो आपका है वो सही नहीं है, इसमें ये बताना है। तो इट टुक 100 years फॉर द पॉपुलेशन टू राइज फ्रॉम द 5 billion to 6 billion। तो ये जो इसमें कथन लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत कम टाइम लगा था 5 बिलियन से 6 बिलियन जाने में, और यहाँ पर लिखा हुआ है 100 बिलियन। तो ये इसका गलत है, क्योंकि इसका जो असली आंसर है वो आपका क्या है, वो 12 ईयर्स है, यानी कि 12 साल में हम 5 बिलियन से 6 बिलियन हो गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। तो भारत निम्नलिखित में कौन सा देश सबसे अधिक जनसंख्या वाला नहीं है, नहीं, तो नॉर्वे जो आपका है वहाँ पर बहुत कम जनसंख्या रहती है। इंडिया, चाइना, ब्राज़ील जो है ये तीनों नंबर 1 पे आते हैं। आप ये समझ लीजिए, चाइना और इंडिया भी है इसमें। खैर, तो ब्राज़ील एक ऐसा है जो स्मॉल पॉपुलेशन वाला एरिया है इंडिया, चाइना और ब्राज़ील के कंपैरिजन में। अगला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर अफेक्टिंग द पॉल्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन निम्नलिखित में कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है। तो ये जो तीनों चीज़ें आप देख रहे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, फर्टाइल सॉइल, कंफर्टेबल क्लाइमेट, ये तीनों चीज़ें क्या है, किसी भी व्यक्ति को एक तरीके से कर सकती है, पुल कर सकती है ना। और इन तीनों कारणों की वजह से क्या होता है, जनसंख्या जो होती है यहाँ वहाँ पर जो भी रह रही है, मतलब जो भी जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इन 3 चीज़ों पर क्या कहता है, डिपेंड करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि व्हाट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द 21st सेंचुरी। तो 21वीं शताब्दी की शुरुआत में पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी थी, 6 बिलियन है। और अभी के टाइम पर देखा जाए तो 8 बिलियन के आसपास हम पहुंच चुके हैं, यानी कि जो हमारी अभी जो वीडियो में बना रहा हूँ इस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, तो 8 बिलियन के आसपास तो हम नॉर्मल से हो ही गए। अगला है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन रोज फ्रॉम 5 बिलियन टू 6 बिलियन इन 100 ईयर्स, ये गलत है। इसके अंदर अभी मैंने आपको बताया कि 5 बिलियन से 6 बिलियन जाने में हमें कितना टाइम लगा था, केवल और केवल 12 साल लगे थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, विच आर दी कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं। तो बर्थ रेट है, डेथ रेट है और माइग्रेशन है। यानी कि बर्थ रेट बढ़ेगा तो भी जनसंख्या में चेंज आएगा, डेथ रेट बढ़ेगा तो भी जनसंख्या में चेंज आएगा, लोग यहाँ से वहाँ माइग्रेट करें तो भी जनसंख्या में चेंज आएगा। तो इसीलिए जगह आपका ऑल ऑफ दीज। अगला है, विच कॉन्टिनेंट हैज़ द हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। यानी कि 2010 और 5 के दौरान विश्व में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक किस महाद्वीप में थी। तो अफ्रीका से जुड़ा हुआ एक और बताया था मैंने भी आपको, हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन भी वहीं पर है, और इसका आंसर भी आपका क्या होगा, आपकी जगह ही होगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कॉज द सेक्स रेशियो ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स टू बी लो। यानी कि हमें बताना है किस कारण की वजह से जो आप यूएई देश देखते हैं वहाँ पे जो लिंग अनुपात है वो कम है। तो इसका मेन रीज़न ये है कि यहाँ पर मोस्टली लोग वो वाले आते हैं जिन्हें यहाँ पर काम करना होता है ना। यानी कि आपको भारत के भी बहुत सारे लोग वहाँ पर मिल जाएंगे। तो मोस्टली जो इमिग्रेशन होता है वो किसका होता है, मेल्स का देखा जाता है यहाँ पर। तो मेल्स की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है ड्यू टू वर्क। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है,
कार्यशील जनसंख्या किस आयु वर्ग को कहा जाता है? कार्यशील यानी कि वर्किंग पॉपुलेशन, तो बेसिकली जो जॉब्स करते हैं उनकी बात यहाँ पर हो रही है। तो 15 टू 59 ईयर्स के जो लोग होते हैं वो वर्किंग पॉपुलेशन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात किस देश में दर्ज किया गया? तो सर्वाधिक लिंगानुपात यानी कि हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड विच कंट्री हैज़ रिकॉर्डेड, तो ये लटाविया जो देश आप देखते हैं ये आपका यूरोप की एक कंट्री है। वहाँ पर हाईएस्ट फीमेल टू मेल रेशियो देखा जाता है, यानी कि वहाँ पर जो फीमेल पर मेल टू फीमेल है वो संख्या वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर वहाँ पर देखी जाती है। यानी कि ये समझिए कि वहाँ पर फीमेल्स की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है और मतलब उतनी ज़्यादा कम नहीं है जैसा कि बाकी देशों में देखा जाता है। अगला, यूएनओ के अनुसार कितने देशों में लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में है? यानी कि हाउ मेनी कंट्रीज हैव अ सेक्स रेशियो फेवरेबल फॉर फीमेल्स अकॉर्डिंग टू द यूएनओ, है ना। तो 139 देश है, यानी कि टोटल आप सभी को पता होंगे 194 या 5 के आसपास में टोटल देश हैं। उसमें से 139 देश ही ऐसे हैं जहां पर जो सेक्स रेशियो है वो फेवरेबल टू फीमेल्स बताया जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। सभी देशों में वुमेंस को लेकर के जो सेक्स रेशियो है वो ठीक ठाक होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, केवल 139 देशों में है। इंडिया इज़ वन ऑफ देम जहां पर फेवरेबल नहीं बताया जाता। अगला है, अकॉर्डिंग टू यूएनओ हाउ मेनी कंट्रीज हैव अ सेक्स रेशियो अनफेवरेबल फॉर द फीमेल्स। सेम वही क्वेश्चन है बट वहाँ पर फेवरेबल था और ये हमारा अनफेवरेबल है। तो ये 72 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर देखा जाता है कि इन देशों में मेल्स की संख्या ज़्यादा है और फीमेल्स की संख्या बहुत ज़्यादा कम है। अगला क्वेश्चन है, विच डायग्राम शो एज सेक्स स्ट्रक्चर। तो आपकी किताब में एक डायग्राम होगा जिसके जरिए आयु लिंग संरचना फिर एज सेक्स स्ट्रक्चर जिससे आपको पता चलता होगा। तो उसका जो नाम है वो पॉपुलेशन पिरामिड होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। ओके, 7th क्वेश्चन आपका, इन विच कंट्री इज अ लोएस्ट सेक्स रेशियो फाउंड। तो इन सभी देशों में सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशियो कम बताया जाता है वो कौन सा है? तो आप जो कतर देश देखते हैं, वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सी ऑप्शन जो है इसका रिचेस्ट तो है बट लोएस्ट सेक्स रेशियो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बताया जाता है। ठीक है, और इसका रीज़न भी यहाँ पे देखिए क्या है, हैज़ अ वेरी लो सेक्स रेशियो ड्यू टू द हाई नंबर ऑफ मेल माइग्रेंट वर्कर। तो यहाँ पर बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर, आपको भारत के भी बहुत सारे जो लोग होंगे वो यहीं पर काम करते हुए पाए जाएंगे कतर देश में। मतलब मेरे खुद की फैमिली के भी मेंबर्स जो हैं वो यहीं पर आपको देखने को मिल सकते हैं क्योंकि वो लोग यही काम करते हैं और इसकी वजह से वहाँ का जो सेक्स रेशियो है वो चेंज है। यहाँ पर मेल्स की संख्या सबसे ज़्यादा बताई जाती है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज पॉपुलेशन शो अ कांस्टेंट पॉपुलेशन। यानी कि किस देश की संख्या जो स्थिर है, जो कि बहुत बड़ी चिंता का विषय भी बन जाता है एक तरीके से। हालांकि चिंता का विषय तब भी बनता है जब पूरी तरीके से रुक ही जाए, हालांकि वो जापान देश में है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है कांस्टेंट पॉपुलेशन मतलब जो ठीक तरीके से प्रगति कर रही है उसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया। मेल फीमेल्स दोनों बराबर मात्रा में बढ़ना। ओके, चलिए यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, इसका फैक्ट है ऑस्ट्रेलिया हैज़ अ स्टेबल पॉपुलेशन ड्यू टू कंट्रोल बर्थ एंड डेथ रेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेबल पॉपुलेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ का जो बर्थ रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है और डेथ रेट भी ठीक ठाक ही है। मतलब ज़्यादा डेथ रेट नहीं है, मतलब वहाँ पर जो मौतें होती होंगी नेचुरल वे में ही हो तो ही ठीक है। तो वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी भी सही है। ठीक है, और बर्थ रेट भी पूरा कंट्रोल में है और इसी की वजह से ऑस्ट्रेलिया का जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन लटाविया विच इज़। तो वहाँ पर जो सेक्स रेशियो दर्ज किया गया है वो आपको बताना है। तो यहाँ का जो हाईएस्ट है वो 85 मेल्स पर 100 फीमेल्स है एक तरीके से। तो ये हाईएस्ट है कि वहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। तो ये वहाँ पर दर्ज किया गया था कि 85 मेल्स पर 100 फीमेल्स। ओके, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन इन डेवलप्ड कंट्री। तो विकसित देशों की जनसंख्या की विशेषताएं कौन सी हैं? तो ये जो तीनों आपको दिख रही हैं कि यहाँ पर शेयर ऑफ ओल्डर पीपल इन लार्ज है, मतलब जो विकसित देश है वहाँ पर जो ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, पॉपुलेशन इन हायर एज ग्रुप हैज़ इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होने की वजह से जो हायर एज ग्रुप है उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है क्योंकि लोग मर नहीं रहे हैं, है ना। तो लोगों की जीवन प्रत्याशा दर अपने आप बढ़ रही है। और तीसरा है, द प्रोपोर्शन ऑफ द चिल्ड्रन हैज़ डिक्लाइन ड्यू टू रिडक्शन इन दी बर्थ रेट। तो ये तीन कॉजेज ऐसे हैं जो आपको बताते हैं विकसित देशों की विशेषताएं कि आखिर विकसित देशों की जनसंख्या जो है वो ऐसी क्यों है। तो वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़िया है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, तो नॉर्मल सी बात है कि वहाँ की जनसंख्या ऐसी होगी। ठीक है, चलिए
अब अगला चैप्टर हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के क्वेश्चन अब हम करेंगे। इसमें है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट को सही तरीके से परिभाषित कौन कर रहा है? तो परिभाषित सबसे बढ़िया वही कर रहा है कि जो भी चेंज आपके इधर आ रहा है आपके क्षेत्र में वो एक पॉजिटिव चेंज होना चाहिए क्वालिटी में, तो ही हम उसको क्या कहेंगे? डेवलपमेंट कहेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो मानव विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो डॉक्टर महबूब उल हक ने करी थी। ये इन्होंने ही HDI यानी कि ह्यूमन डेवलप इंडेक्स जो था वो लेकर के आए थे, जिसके जरिए ये पता चल सकता है कि ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है वो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है। डॉक्टर महबूब उल हक जो है पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। और यहाँ पर एक और नाम जो आप देख रहे हैं ऑप्शन ए में प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ये भारत के इकोनॉमिस्ट हैं। तो दो इकोनॉमिस्ट ध्यान रखिएगा, एक भारत के हैं और एक पाकिस्तान के। अगला विकास को मापने के लिए कौन से मापदंड उपयोग किया जाता है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्राइटेरियन यूज टू मेजर डेवलपमेंट। तो अगर आपको विकास को मापना हो तो आप कौन कौन सी चीजें देखेंगे? तो उस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ और एजुकेशन दोनों को ही देखा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, विच टू साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो अभी मैंने जो दो नाम आपको बताए थे, महबूब उल हक एंड दी अमर्त्य सेन, इसका आंसर होगा विच ऑफ दिस इज नॉट अ की एरिया ऑन विच द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज डिटरमाइंड। तो किन क्षेत्रों पर आधारित नहीं है? तो हैप्पीनेस पर नहीं है। हालांकि हैप्पीनेस को अपने देश में HDI को रखता है, मतलब उसको देख करके बताता है कि HDI हो रहा है कि नहीं हो रहा है, विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है मनुष्य का। ये एक ही देश है ऐसा, और वो आपका भूटान है। यानी कि भूटान के लोग अगर बहुत ज़्यादा खुश हैं तो वहाँ का HDI बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऐसा है। बट HDI में हैप्पीनेस को नहीं रखा जाता है। यहाँ पर ये सवाल था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बताएंगे आप, और वो भूटान वाला भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है मानव विकास के कौन कौन से स्तंभ हैं? तो मानव विकास के इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, ये तीनों ही स्तंभ हैं। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर ऑप्शन होगा हमारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा मतलब कि एक तो इसमें अंदर दिया भी नहीं है, जो इक्विटी है, सस्टेनेबिलिटी है, प्रोडक्टिविटी है, और एक और होता है एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण जिसको हम कहते हैं। ये भी आपका ह्यूमन डेवलपमेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ऑल ऑफ दिस है। बट आप देखो ध्यान रखें कि चार कौन कौन से एम्पावरमेंट है। बड़ा क्वेश्चन अगर इस पर आता है तो इन चारों को डिफाइन करना पड़ता है। चलिए, संसाधनों तक पहुंच को मापने का मापदंड क्या है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज। तो परचेजिंग पावर, अगर आप मतलब जो भी संसाधन आपके देश में है अगर आप उनको नॉर्मल सी बात है खरीद पा रहे हैं या फिर उनका इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि ये एक मेजर है जिसके जरिए हम पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति का रिसोर्स तक पहुंच है या नहीं है। अगला है ILO स्टैंड फॉर। तो ILO जो आपका है यही है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हर एक देश में बाहर के जो लोग होते हैं वो वहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं, तो वो लेबर के रूप में है, तो उनके लिए ये संस्थान बनाया गया है ताकि उनको अच्छी सुविधाएं मिले। तो ILO जिसका जो गठन था 1919 में हुआ था, और इसका काम है वर्क्स फॉर ग्लोबल लेबर स्टैंडर्ड एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। ठीक है। तो इनके लिए पॉलिसी वगैरह होती है दूसरे देशों के लिए, जब वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं तो वहाँ एक संस्था होनी चाहिए ना जो उनकी देखभाल करे, या फिर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए कोई स्टैंड ले। तो ILO है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगला है आपका UNDP। तो UNDP तो आप जानते ही हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यही HDI बनाता है देशों के हिसाब से। अगला है आपका विच इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट ऑफिशियली प्रोक्लेम ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस एज द मेजर ऑफ प्रोग्रेस। ये देखिए वही सवाल आ गया कि कौन सा देश है जो अपनी राष्ट्रीय उन्नति को मापने के लिए आधिकारिक रूप से सकल राष्ट्रीय खुशी को अपनाता है। तो भूटान एक ऐसा देश है जो हैप्पीनेस के जरिए मेजर करता है अपने देश की प्रोग्रेस को। ओके, तो ये 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, इस बात का ध्यान रखें। चलिए, इनमें से कौन सा बागानी फसल नहीं है? बागानी फसल इसमें कौन सा नहीं है? वीट वाला जो है आपका वो बागानी फसल नहीं है। जो ऑप्शन नंबर आप सी देखते हैं। बाकी कॉफ़ी हो गया, शुगर केन हो गया, रबड़ हो गया, ये बागानी है। बागानी का मतलब होता है पेड़ पौधे लगाना, और उसके हिसाब से बागान आपने सुनेंगे आम के बागान ये सब कहते हैं ना, तो वैसे ही जो वीट है आपका वो बागानी फसल नहीं है। बाकी कॉफ़ी, शुगर केन, रबड़ जो आपका है वो एक बागानी फसल है। चलिए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज कोऑपरेटिव फार्मिंग द मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। तो कोऑपरेटिव सहकारी खेती, तो आपने एक देश सुना होगा डेनमार्क, जो कि यूरोपियन एक कंट्री है। यहाँ पर काफ़ी बड़े स्तर पर कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है, सहकारी खेती जिसको हम कहते हैं, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सफल बताई जाती है। फूलों की खेती को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर जो है आपका वो फूलों की खेती के नाम से, यानी कि ग्रोइंग ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स फॉर कमर्शियल यूज। तो जो भी व्यापारिक रूप में फूलों का इस्तेमाल होता है उसी को हम क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फूलों के बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि मान लीजिए परफ्यूम वगैरह जो बनते हैं, है ना, या फिर कुछ सजाने वजाने में चीज़ें काउंट होती है, व्यापार जो होता है, तो उन सब चीज़ों के लिए जो ग्रोइंग फ्लावर्स होते हैं उस टाइप की खेती को हम क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर।
अगला, विच टाइप ऑफ कल्टीवेशन वॉज डेवलप बाय यूरोपियन कॉलोनिस्ट, तो यूरोपीय उपनिवेशवादियों द्वारा विकसित कृषि कौन सी थी, ये यहाँ पर क्वेश्चन है। तो उन लोगों ने प्लांटेशन एग्रीकल्चर को मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। जैसे कि आप सभी को पता है, बहुत सारे देशों में आप कॉफ़ी की फसल देखते हैं, चाय की फसल देखते हैं, है ना। तो ये क्या है, आपका एक कल्टीवेशन है जो कि किसने कहा था, यूरोपियन कॉलोनिस्ट ने विकसित किया था। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, यानी कि इनमें से ग्रेन कल्टीवेशन नॉट प्रैक्टिस, पूरा क्वेश्चन ये था। तो इनमें से किस क्षेत्र में वाणिज्यिक अनाज खेती नहीं होती है। तो जो अमेजन बेसिन जो आपका है, ये काफ़ी ज़्यादा डेंस रेन फॉरेस्ट है, तो वहाँ पर वाणिज्यिक अनाज खेती नहीं होती है। बाकी इन 3 इलाकों में होती है, जो अर्जेंटीना है, अमेरिका है, यूरोपियन है, ये यहाँ के उसके नाम है, ये जो क्या कहते हैं उसको, जो मैदान होते हैं खेतों के बोलो सॉरी फसलों के, उनको कहा जाता है। ओके, तो अमेरिका में प्रेरीज कहा जाता है, यूरोपियन में स्टेपीज, और जो पंपाज है वो अर्जेंटीना में। ओके, और अमेजन बेसिन ही एक ऐसा है जहाँ पर वाणिज्यिक अनाज खेती नहीं होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, इन विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज द फार्मिंग ऑफ सिट्रस फ्रूट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि किस प्रकार की कृषि में खट्टे फलों की खेती महत्वपूर्ण होती है। तो ये जो आपका मेडिटेरियन एग्रीकल्चर है, मेडिटेरियन सी अगर आप देखेंगे, जो कि आपका यूरोप के पास पड़ता है, यूरोप के नीचे और अफ्रीका के ऊपर जो बीच में पड़ता है, वहाँ पर जो खेती होती है, वहाँ पर ऑलिव्स की, ग्रेप्स की, सिट्रस फ्रूट्स की होती है। ठीक है, तो मेडिटेरियन एग्रीकल्चर इज द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज द फार्मिंग ऑफ सिट्रस फ्रूट वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये वहां पर होती है, भूमध्य सागर में जो खेतियां होती हैं उनको कहा जाता है ये। अगला है, किस प्रकार की कृषि को झूम कृषि भी कहा जाता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, जो शुरुआत के समय में जो खेती होती थी उसी को स्लैश एंड बर्न फार्मिंग कहते थे। जो ट्राइबल लोग होते थे वो क्या करते थे, वो फसलों को जला वला देते थे, फिर वहीं पर खेती करते थे, तो इसीलिए उसको स्लैश एंड बर्न फार्मिंग कहा जाता है, स्लैश एंड बर्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो मोनोकल्चर, तो इनमें से कौन सा कृषि प्रकार एकल फसल खेती नहीं करता है ना। तो एकल जो आपका है वो मिक्स फार्मिंग है, क्योंकि मिक्स फार्मिंग में क्या होता है, क्रॉप्स भी होता है, लिवस्टॉक भी होता है, और इसकी वजह से ही क्या होता है आपका, ये मोनोकल्चर नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए, च्युइंगम बनाने में स्वाद के अलावा क्या उपयोग किया जाता है। तो चिकल एक मतलब नेचुरल गम होता है, जो कि एक ट्री होता है, सेपोदिला ट्री। ठीक है, इसी के सहायता से च्युइंगम बनाया जाता है। तो आप सभी को ये बात जानकर हैरानी होगी, क्योंकि बचपन में हमें बहुत कुछ गलत बताया जाता था च्युइंगम को लेकर के। तो आज आप समझ गए होंगे च्युइंगम जो होता है आपका वो ट्री से बनाया जाता है एक। ओके, चलिए, अलास्का के किस क्षेत्र में बारहसिंगा पालन अधिक होता है। तो अलास्का जो आप इलाका देखते हैं उसमें कौन सा इलाका है जहाँ पर बारहसिंगा पालन, बारहसिंगा जिसको हम क्या कहते हैं, जो हिरण होता है बेसिकली, जिसमें 12 सिंह होते हैं, वो जो नॉर्दर्न रीजन देखते हैं, नॉर्दर्न में सबसे ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ पर इसको सबसे ज़्यादा पालन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रोइंग ऑफ ग्रेप इज कॉल्ड, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, तो इसको हम विटीकल्चर कहते हैं। तो विटीकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स मेनली फॉर वाइन प्रोडक्शन। ठीक है, तो जो भी वाइन्स वगैरह बनती है वो ग्रेप्स की सहायता से ही बनती है, और विटीकल्चर की वजह से ही जो आपका विटीकल्चर क्या है आपका कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, यानी कि ग्रेप्स की खेती को ही विटीकल्चर कहा जाता है, जो कि वाइन के प्रोडक्शन में बहुत काम आता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है, इसमें 4 कथन दिख रहे हैं आपको, मैं सीधा आंसर देख रहा हूँ। शुगर, कॉटन, टेक्सटाइल, वेजिटेबल ऑयल्स आर फूडलूज इंडस्ट्री। तो फूडलूज इंडस्ट्री ये नहीं है, क्योंकि फूडलूज इंडस्ट्रीज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन लोकेशन फैक्टर्स, बट शुगर, कॉटन, टेक्सटाइल एंड वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन रॉ मटेरियल, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, ये रॉ मटेरियल पे डिपेंड करती हैं, कि जो शुगर है आपको कैसा, आपको शुगर केन मिला उसकी सहायता से आप शुगर बना सकते हैं, है ना। वेजिटेबल ऑयल के लिए आपको वेजिटेबल की जरूरत पड़ेगी, कॉटन टेक्सटाइल कॉटन की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये किस पे डिपेंड करता है, आपके रॉ मटेरियल पर, ये आपके लोकेशन के फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए इसको फूडलूज इंडस्ट्रीज नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसमें हमें कथन गलत बताना था, तो ये हमारा समझ आ गया आपको कि फूडलूज इंडस्ट्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड इंडिविजुअली। तो इंडिविजुअली क्या होता है आपका, जो कैपिटलिस्ट आप देखते हैं एक तरीके से, वो एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत स्वामित्व वाली होती है। तो कैपिटलिस्ट इसका हो जाएगा आपका आंसर सही हो जाएगा।
अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री। तो कौन सा उद्योग आपको बताना है जो कच्चा माल तैयार करता है। तो जो बेसिक इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे कि आयरन, स्टील, ये लोग क्या करते हैं दूसरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को सप्लाई करती हैं क्या चीज़, रॉ मटेरियल। तो वो बेसिक इंडस्ट्री में काउंट होता है। तो बेसिक इंडस्ट्री बेसिकली मान लीजिए कोई आयरन हो गया, स्टील हो गया, जिससे कुछ बनाया जा सकता है, वो क्या करती हैं दूसरे इंडस्ट्रीज को सप्लाई करती हैं। तो बेसिक इंडस्ट्री कच्चा माल तैयार करती है। ठीक है, चलिए अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। हमें बताना है कौन सा वाला इसमें सही है। तो इसमें जो आप ये लास्ट वाला देखते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का जो पीटर्सबर्ग है, सेंट पीटर्सबर्ग जो कि यूएसए का है, वो काफ़ी ज़्यादा आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस बताया जाता है। यही वाला इसमें सही है, बाकी जो तीनों हैं वो गलत है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, पांचवा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड इन द हाउस होल्ड इंडस्ट्री। तो हाउस होल्ड इंडस्ट्री में कौन सी चीज़ बन सकती है। तो जो कारपेट आप देखते हैं, कारपेट एक ऐसी चीज़ है जो एक तरीके से हैंडमेड चीज़ों में काउंट होता है। इसमें एक चीज़ और आप देख रहे हैं पॉटरी, वो भी काउंट हो सकता है। ए और बी भी इसका आंसर है, मतलब जो आप डी देख रहे हैं वो इसका आंसर है। मैंने ए पे टिक लगा रखा है तो वो आप हटा दें। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कारपेट और पॉटरी नॉर्मल सी बात है, आसानी से घर पे बनाया जा सकता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि खनिज आधारित उद्योग कौन सा है। तो खनिज के लिए हमें क्या चाहिए भाई, आयरन चाहिए, स्टील चाहिए, दोनों क्या है आपका मिनरल्स हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, डिपेंड्स ऑन मिनरल रिसोर्स लाइक आयरन, ओर एंड कोल। ऑप्शन नंबर सी। सातवां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी में सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र कौन सा, जहाँ पर बहुत सारे उद्योग लगाए जाते हैं, बहुत सारी कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती हैं। तो रहर, RUHR जो आप वर्ड सुनते हैं, वो वहाँ की काफ़ी ज़्यादा फेमस जगह बताई जाती है। ठीक है, इंडस्ट्रियल रीजन है जहाँ पर कोल और स्टील की बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री देखी जाती है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ बेसिक इंडस्ट्री। तो बेसिक इंडस्ट्री मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, वही क्वेश्चन रिपीट है यहाँ पर, तो आप इस पर टिक लगा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता वस्तु उद्योग का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता वस्तु का उदाहरण है। तो सोप हम यूज़ करते हैं, टी भी हम यूज़ करते हैं, ब्रेड भी हम यूज़ करते हैं, तो तीनों के तीनों है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ दिस जो है कंज्यूमर गुड्स में काउंट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन एंड स्टील सेंटर इज लोकेटेड इन इंडिया। तो विशाखापट्टनम जो आपका है वो आयरन एंड स्टील सेंटर जो है यहाँ पर बताया जाता है विशाखापट्टनम में। ठीक है, और इसमें क्या है, ए नहीं, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, चलिए अब आगे हमारा अगला चैप्टर टर्शियरी एंड क्वाट्रिनरी एक्टिविटीज़। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टर्शियरी एक्टिविटी। तो तृतीयक में क्या आता है, जो आपका ट्रेडिंग वाली जो चीज़ें होती हैं वो इसमें आती हैं, मतलब सर्विस, इसमें ट्रेड करना होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है, बैंकिंग हो गया, टूरिज्म हो गया, ये क्या है आपका एक ट्रेड, मतलब जो टर्शियरी एक्टिविटी है उसमें काउंट होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट अ सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी। तो द्वितीय क्षेत्र का नहीं है, ये हमें बताना है। तो कैचिंग फिश जो आपका है वो सेकेंडरी सेक्टर में नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि जो कैचिंग फिश है, फिश जो आपका है वो नेचर से जुड़ा हुआ है, तो नॉर्मल सी बात है आपका ये क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी एक्टिविटी आ जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में सबसे बड़े स्तर पर क्या चलता है भाई, सर्विसिंग का काम चलता है। नॉर्मल सी बात है, सर्विस वाले जो काम होते हैं, कॉल सेंटर आपने सुने होंगे या फिर सॉफ्टवेयर वाले काम आपने सुने होंगे, तो इन सब क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा होता है ना, बैंकिंग, IT, रिटेल वाले जो काम है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व अ हाई डिग्री एंड लेवल ऑफ इनोवेशन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व अ हाई डिग्री एंड लेवल ऑफ इनोवेशन, यानी कि कौन सी गतिविधि नवाचार के उच्च स्तर से संबंधित है। तो कॉनिगरी एक्टिविटीज़ जो होती हैं, क्योंकि ये काफ़ी टॉप लेवल की होती है, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं, अच्छी चीज़ें बनानी पड़ती है, हाई लेवल की रिसर्च करनी पड़ती है, इसीलिए इसको हाई डिग्री और लेवल ऑफ इनोवेशन की जरूरत पड़ जाती है। अगला है, चतुर्थक क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां कौन सी, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज रिलेटेड टू द क्वाट्रिनरी सेक्टर। तो सी जो आपका है यूनिवर्सिटी टीचिंग, तो ये किस में आएगा आपका क्वाट्रिनरी सेक्टर में, क्योंकि इसमें नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़ है, रिसर्च हो गया, IT हो गया, एजुकेशन हो गया, वो चतुर्थक क्षेत्र में आता है, यानी कि क्वाट्रिनरी सेक्टर। चलिए
अगला क्वेश्चन आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू देखना है हमें, तो इसमें 3 जो हैं वो सही हैं। जो सी वाला आप देख रहे हैं बीपीओ, बीपीओ है बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटी एज कंपेयर टू केपीओ। तो ये जो है इसके अंदर गलत है, क्योंकि केपीओ जो आपका होता है वो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेज चाहिए होती है। लेकिन बीपीओ जो आपका होता है वो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जो कि मतलब एक ही रिपीटेड जो टास्क होता है उसको हम बीपीओ कह सकते हैं, रूटीन टास्क वाला। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो ये कथन है बीपीओ वाला वो गलत है, क्योंकि जो केपीओ है वो ज़्यादा बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटी है एज कंपेयर टू बीपीओ। ओके, तो यहाँ पर उल्टा लिख रखा है, तो इसलिए आप इसको ठीक कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी वैसे गलत है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट स्टैंड फॉर आईसीटी। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो आपका है वो आईसीटी है, जो कि इनेबल करता है कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन प्रोसेस वाली चीज़ों को। आईसीटी की फुल फॉर्म अगर आपसे आती है तो यही बताएंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट स्टैंड फॉर सीबीडी। सीबीडी, तो सीबीडी की फुल फॉर्म हमें बताई जा रही है। तो सीबीडी की फुल फॉर्म जो होती है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, और ये एक तरीके से कमर्शियल हब होते हैं, जो भी सिटी वगैरह में ऑफिसेस हो गया, बैंक्स हो गया, बिजनेस वगैरह हो गया, उससे जुड़ा हुआ होता है। तो सीबीडी यानी कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट आर क्वाशी अर्बन सेंटर्स, यानी कि अर्ध शहरी केंद्र हम किसको कहते हैं। तो रूरल मार्केटिंग सेंटर को कहते हैं, जहाँ पर मतलब थोड़ा सा रूरल एरिया भी होता है, मार्केटिंग टाइप का एरिया भी होता है, तो उसको हम कह सकते हैं। जहाँ पर थोड़ी बहुत क्या करते हैं, अर्बन की विशेषताएं देखी जाती है, मतलब एक गांव तो है लेकिन वहाँ पर शहर की भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को अगर मिलती हैं, तो वो आपका क्वाशी अर्बन सेंटर में काउंट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आधा शहरी क्षेत्र है वो। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मास मीडिया। तो लेटर, फोन और इसमें है न्यूज़पेपर। तो लेटर तो हम पर्सनल भेजते हैं, फ़ोन भी हम पर्सनल करते हैं, बट न्यूज़पेपर इज काउंट इन मास मीडिया। तो जनसंचार मतलब कि एक ऐसा क्षेत्र बताना था जिसके जरिए हम बहुत सारे लोगों से बात कर सकें या फिर अपनी बात पहुंचा सकें, उसको मास मीडिया कहा जाता है। तो यहाँ पर जो न्यूज़पेपर वाला ऑप्शन देखते हैं वो मास मीडिया में काउंट होता है। जैसे कि आप व्हाट्सएप देखते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप में अगर आप मैसेज करते हैं तो वो मास मीडिया हो जाएगा, है ना। ट्विटर पे आप कुछ ट्वीट करते हैं तो वो मास मीडिया हो जाएगा। तो ये होता है आपका मास मीडिया। ओके, चलिए अगला है चैप्टर हमारा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। उसका देखना है बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनल्स डज अ ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे रन, यानी कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे किन टर्मिनलों के बीच चलता है। तो डार्विन एंड पोर्ट ऑगस्टा जो 2 जगह आप देखते हैं उसके बीच में चलता है, और ये ऑस्ट्रेलिया के जो आप हिस्सा देखते हैं उसको कनेक्ट करता है। यानी कि द स्टुअर्ट हाईवे इज अ मेजर रोड इन ऑस्ट्रेलिया कनेक्टिंग डार्विन टू पोर्ट ऑगस्टा, यानी कि नॉर्थ से साउथ को। जब आप ऑस्ट्रेलिया का मैप देखेंगे तो एकदम बीच में आइए, और उसको आप नॉर्थ वाला ऊपरी हिस्सा और साउथ वाला निचला हिस्सा, उसके बीच में एक रोड है, उसी को कहा जाता है स्टुअर्ट हाईवे, जो कि बहुत बड़ा रोड है ऑस्ट्रेलिया का, जो कनेक्ट करता है डार्विन को और पोर्ट ऑगस्टा को। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कंट्री विद द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रेलवे नेटवर्क। तो कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर रेलवे नेटवर्क का मतलब बहुत का जो घनत्व है बहुत ज़्यादा बताया जाता है। तो वो है आपका यूएस, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो है हाईएस्ट रेलवे नेटवर्क डेंसिटी, इसका आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है आपका बिग ट्रंक रूट किस महासागर से होकर गुजरता है। बिग ट्रंक रूट मतलब जो है आपका ये शिपिंग रूट है, जहाँ से शिप वगैरह यहाँ से वहाँ जाते हैं सामान को लेकर के। तो इसका है नॉर्थ अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन एक ऐसा ओशन है जो कि बिजिएस्ट ओशन बताया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़े स्तर पर शिप का आवागमन देखा जाता है। तो बिजिएस्ट ओशन ऑन द अर्थ कॉल्ड अटलांटिक ओशन। तो यहाँ से आप ये ध्यान रखें अटलांटिक ओशन में ही इसका आंसर होगा कि बिग ट्रंक रूट जो है वो भी यहीं पर होता है। ठीक है, जो कि बहुत सारे हिस्सों को जोड़ देता है ना, इसीलिए कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अटलांटिक ओशन, है ना। तो इसलिए इसको रूट को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है विच 2 स्टेशंस डज द चैनल टनल लिंक अप। विच 2 स्टेशन डज द चैनल टनल लिंक अप, यानी कि चैनल टनल किन 2 स्टेशनों को जोड़ती है। तो पेरिस एंड लंदन जो आप जगह देखते हैं उसको जोड़ती है चैनल टनल। किन 2 स्टेशनों को, तो पेरिस और लंदन दोनों अलग अलग उसमें पड़ता है। और इसमें द चैनल टनल कनेक्ट पेरिस फ्रांस टू लंदन अंडर द इंग्लिश चैनल। तो उस चैनल को क्या कहते हैं, इंग्लिश का चैनल का मतलब रोड समझना है आपको, स्टेशन समझना है। चैनल का मतलब नॉर्मल टीवी का चैनल नहीं समझना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कौन सा परिवहन माध्यम दरवाजे से दरवाजे तक की सेवा प्रदान करता है, यानी कि प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। तो रोडवेज जो आपके होते हैं, नॉर्मल सी बात है कि वो ज़्यादा पास में लोगों के लेकर के जाता है, जबकि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट तो लोगों से काफ़ी दूर होते हैं, है ना। लेकिन रोडवे क्या होते हैं, रोडवे जो होते हैं वो डोर टू डोर कनेक्ट होते हैं, है ना। तो यहाँ पर रोडवेज हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, बिग इंच पाइपलाइन किसका परिवहन करती है, कि व्हाट डज द बिग इंच पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। तो जो पेट्रोलियम आप देखते हैं, पेट्रोलियम को यहाँ से वहाँ भेजने के लिए ही इसका हम इस्तेमाल करते हैं, जो भी हो, तो उसी को हम कहते हैं बिग इंच पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर द बिग इंच पाइपलाइन बिल्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड ट्रांसपोर्ट पेट्रोलियम अक्रॉस दी यूएसए। ये जब द्वितीय विश्व चल रहा था उसी टाइम बनाया गया था। ठीक है, और यूएसए के हर क्षेत्र में पहुंचाने के लिए, इसीलिए इसका नाम है बिग इंच पाइपलाइन। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच मोड कैरीज हाई वैल्यू पेरिशेबल गुड्स इन अ शॉर्ट टाइम, यानी कि कौन सा परिवहन माध्यम उच्च मूल्य वाले खराब होने वाले सामान को जल्दी लेकर के जाता है। तो नॉर्मल सी बात है, एयरवेज ही एक ऐसा है जो काफ़ी जल्दी आपके सामान को पहुंचा सकता है दूसरी जगह पर, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फास्टेस्ट है, सेफेस्ट भी बताया जाता है। वैसे सेफेस्ट तो नहीं होगा, बट ये जल्दी लेकर के जाता है ताकि चीज़ें जल्दी ख़राब ना हो। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा था, वो NH7 है, जो कि नॉर्थ से लेकर के साउथ में जोड़ता है। ठीक है, आप इसको देख भी सकते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर से होते हुए भारत के बहुत सारे राज्यों से कवर होते होते लास्ट में केरला और तमिलनाडु, दो अलग अलग राज्यों में जाकर के खत्म होता है। ठीक है, कन्याकुमारी टू श्रीनगर इसमें लिखा हुआ है। सही है। अगला है, इन विच कॉन्टिनेंट इज द रेंडियर यूज एज अ पैक एनिमल। ठीक है, यानी कि कौन से महाद्वीप में रेंडियर को पैक जानवरों के रूप में उपयोग किया जाता है। तो आप जो यूरेशिया वाला हिस्सा देखते हैं, यूरेशिया में रशिया, स्कैंडिनेविया, दो अलग अलग देश आते हैं, उस एशिया में रेंडियर को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जो कि आर्कटिक हिस्सा है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। अगला है, कौन सा परिवहन माध्यम भारी माल को लंबी दूरी तक ले जाने के लिए उपयुक्त होता है, कि विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज आइडियली सूटेड टू ट्रांसपोर्ट लार्ज वॉल्यूम ऑफ बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो रेलवेज का इस्तेमाल, जैसे कि आपने मालगाड़ी वर्ड सुना होगा, है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा भारी भारी सामान जो होते हैं वो लंबी दूरी तक ले जाने में उपयुक्त होता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काफ़ी सेफेस्ट है रेलवे, तो इसी का आंसर ए हम बताएंगे। अगला चैप्टर हमारा इंटरनेशनल ट्रेड का। तो अब देखते हैं इसे क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स इंपॉर्टेंट पोर्ट्स कैन बी क्लासिफाइड एज डैश पोर्ट्स। तो कॉम्प्रहेंसिव जो पोर्ट्स होते हैं वो काफ़ी टाइप के मतलब कार्गो पैसेंजर सर्विस देते हैं, और बहुत सारे वो अलग अलग ट्रेड को मतलब बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो दुनिया के अधिकांश महत्वपूर्ण बंदरगाह है वो कौन सी श्रेणी में आते हैं, कॉम्प्रहेंसिव मतलब में पोर्ट्स में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कॉन्टिनेंट विच हैज़ द मैक्सिमम फ्लो ऑफ ग्लोबल ट्रेड। तो कौन सा महाद्वीप वैश्विक व्यापार में सबसे अधिक प्रवाह रखता है। तो जो आप नॉर्थ अमेरिका देखते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा एक तरीके से फ्लो होता है ग्लोबल ट्रेड का। ठीक है, उसमें जो दो देश आते हैं, वैसे तो नॉर्थ अमेरिका में एक तो वैसे तो 3-4 हैं, लेकिन बड़े बड़े अगर हम देश देखें तो यूएसए और कनाडा जो है वो हाई ट्रेड वॉल्यूम देखे जाते हैं ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के, ट्रेड को लेकर के। अगला है, आइडेंटिफाई द साउथ अमेरिकन कंट्री विच इज़ अ पार्ट ऑफ ओपेक। ओपेक एक क्या है, आपका एक संगठन है, तो इसमें पूछा गया कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश ओपेक का सदस्य है। तो वेनेजुएला जो देश आप देखते हैं, ये आपका साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के बीच में एक देश पड़ता है, वेनेजुएला, वो इसका सदस्य है। अगला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ दीज ट्रेड ब्लॉक्स हैज़ इंडिया एज एन एसोसिएट मेंबर। तो निम्नलिखित में से किस व्यापारिक समूह में भारत एक सहयोगी सदस्य है। तो साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया जो आप सुन रहे हैं, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सॉरी, तो ये जो आपका है इसका एक सदस्य बताया जाता है भारत को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। एरिया होगा, मैंने अभी एग्रीमेंट कहा, तो अभी इसको ठीक कर लेंगे। ठीक है, इसमें साउथ एशिया के बहुत सारे देश हैं आते हैं जो इस संगठन के हिस्सा हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विच न्यू फॉर्म ऑफ ट्रेड एमर्ज ड्यू टू यूरोपियन कॉलोनाइजेशन इन द 15th सेंचुरी। तो 15वीं शताब्दी में यूरोपियन उपनिवेशवाद के कारण कौन सा नया व्यापार उभरा। तो जब भी यूरोपियंस आए तो उन्होंने बहुत बड़े किस व्यापार को आगे बढ़ाया, तो स्लेव ट्रेड को, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में या फिर बहुत सारे देशों में मजदूर नहीं थे, तो वो लोग यहाँ से स्लेव्स को लेकर के या फिर लोगों को दूसरे जगहों पर लेकर के जाते थे काम करवाने के लिए। तो स्लेव ट्रेड को एक बढ़ावा यहाँ पर दिया गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत था, हालांकि बाद में बंद कर दिया गया स्लेव ट्रेड। तो उस टाइम पर 15वीं शताब्दी में स्लेव ट्रेड का एक नया मतलब एक तरीके से ट्रेड एमर्ज हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आयोन बीत मेला इन जगीरोड 35 किलोमीटर अवे फ्रॉम गुवाहाटी इन एसोसिएट विद, यानी कि जगीरोड गुवाहाटी से 35 किलोमीटर की दूरी में आयान बीट मेला किससे संबंधित है। तो बार्टर से। बार्टर क्या होता है, इसमें एक्सचेंजिंग गुड होता है विदाउट यूजिंग मनी, जो जैसा कि पहले के टाइम पर होता था कि सामान के बदले सामान जो लोग थे वो एक्सचेंज क्या करते थे। तो इसका आंसर बार्टर सिस्टम होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था को व्यापार के लिए खोलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कि द एक्ट ऑफ ओपनिंग अप इकोनॉमिक्स फॉर द ट्रेडिंग इज नॉन एज। तो ट्रेड लिबरलाइजेशन कहा जाता है, ताकि इसमें बेसिकली व्यापार को बढ़ावा देने के लिए टैरिफ कम करे जाते हैं, आसान सी पॉलिसी बनाई जाती है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रेड लिबरलाइजेशन।
हालांकि भारत ने इसको 1991 के टाइम में अपनाया था। अगला है कंट्री ऑल्सो नीड टू बी कॉशियस अबाउट, यानी कि देशों को किस चीज़ से सावधान रहने की आवश्यकता है। तो डंप्ड गुड की काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि डंपिंग इज व्हेन अ कंट्री एक्सपोर्ट गुड एट अ प्राइस लोअर देन इट्स डोमेस्टिक मार्केट टू एलिमिनेट कॉम्पिटिशन। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर कोई कंट्री कोई एक्सपोर्ट सामान आया, बाहर का आया, और अगर उसने वही सामान अपने देश में मान लो वो 20 का मिल रहा है और उस सामान को वो 15 का कर दे, तो नॉर्मल सी बात है कि जो लोग होंगे दूसरे देश का सामान खरीदेंगे, है ना। तो यही आपका डंपिंग गुड है। तो इस चीज़ से सावधान रहने की देश को बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, वरना दूसरे देश की चीज़ अगर आपके देश में सस्ती मिल रही हैं आपके खुद के मार्केट की, तो नॉर्मल सी बात है लोग उस देश का सामान खरीदेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत हो जाएगा आपके देश के साथ। अगला है व्हेन वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो 1 जनवरी 1985 को इसकी स्थापना हुई थी, और इससे पहले इसको गेट कहा जाता था, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है। उसी के बाद एक आया WTO, यानी कि 1995 में 1 जनवरी में, ठीक है। तो गेट का नया नाम क्या है, WTO, तो ये ध्यान रखिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन है वेयर द WTO हेडक्वार्टर लोकेटेड। तो स्विट्जरलैंड जो है आपको देखते हैं, स्विट्जरलैंड में ही एक जगह पड़ती है जिनेवा, वहाँ पर ही इसका मुख्यालय स्थित है। और WTO हेडक्वार्टर्स आर इन जिनेवा स्विट्जरलैंड, ओवरसीइंग ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी। खैर अब हमारा आखिरी चैप्टर है, और अगर आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं शुरू से लेकर एंड तक, तो अब आपको सांस लेने की जरूरत मिल जाएगी, क्योंकि अब हम इसको बस ख़त्म कर रहे हैं। और चलिए देख लेते हैं इसको भी। कौन सा बसावट प्रकार सड़क, नदी, रेलवे लाइन या नहर के दोनों किनारों पर विकसित होता है। तो जो लीनियर सेटलमेंट जो आपका होता है वो क्या होता है कि वो जो रिवर लाइन होती है, हिली एरियाज, तो वहाँ पर देखने को मिलता है, तो उसको लीनियर कहा जाता है, ठीक है। तो लीनियर सेटलमेंट टाइप दैट डेवलप ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड, रिवर, रेलवे लाइन और दी कनाल। चलिए अगला क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी आर्थिक गतिविधियां प्रमुख होती हैं, यानी कि जो भी आप रूरल एरियाज देखते हैं वहाँ पर कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वो डोमिनेंट तरीके से देखी जाती है। तो जो प्राइमरी चीज़ें होती हैं उसी का ही देखा जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर जो आप ए देखते हैं प्राइमरी का एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, इन्हीं सब चीज़ों से वहाँ की इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज रीजन हैज डॉक्यूमेंटेड द ओल्डेस्ट अर्बन सेटलमेंट, कि सबसे पुरानी शहरी बसावट किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो इंडस वैली वाला जो रीजन देखते हैं जहाँ पर इंडस रिवर है, उसमें सबसे पुरानी शहरी बसावट देखी जाती है। जो हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, ये सबसे पुरानी सिटीज़ थी जो सबसे पहले वहाँ पर एक तरीके से बसी थी। अगला क्वेश्चन है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2016 हाउ मेनी सिटीज इन इंडिया गेन द स्टेटस ऑफ अ मिलियन सिटी। तो मिलियन सिटी कह लीजिए, इसका दर्जा 2016 के टाइम पर भारत के कितने शहरों को मिला। तो 512 सिटी ऐसी थी जिन्होंने एक तरीके से पॉपुलेशन 1 मिलियन को पार किया, और इसीलिए उनको मिलियन सिटी कहा जाता है। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज रिसोर्सेज आर मोस्ट इसेंशियल फॉर क्रिएटिंग क्वेत सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन डेवलपिंग नेशन, यानी कि विकासशील देशों में पर्याप्त सामाजिक बुनियादी ढांचा बनाने के लिए कौन सा संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमें सबसे अच्छी चीज़ वहाँ पर क्या बनानी पड़ेगी, जो भी फाइनेंशियल चीज़ें हैं वो बनानी पड़ेगी, ताकि जो लोग हैं वो वहाँ पर कमा पाएँ, चीज़ों को खरीद पाएँ। तो ये सबसे मेन चीज़ देखी जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फाइनेंशियल, ठीक है। अगला है क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेटलमेंट इज यूजुअली लोकेटेड नियर वाटर बॉडीज। तो कौन सी बसावट ऐसी है जो पानी वानी के आसपास में स्थित होती है। तो नॉर्मल सी बात है, जो भी ग्रामीण इलाके होते हैं वो यहाँ पर बहुत ही आसानी से बस जाते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें चाहिए, नॉर्मल सी बात है एग्रीकल्चर और उनके डेली नीड्स के लिए क्या चाहिए होता है, उनको पानी चाहिए होता है। और इसीलिए जो स्टार्टिंग वाली भी जो सेटलमेंट्स हुई वो रिवर के पास में ही देखी जाती है, और आज के टाइम पर भी ऐसा देखा जाता है कि जो रूरल एरियाज होते हैं वो वाटर बॉडीज़ के आसपास में ही लोकेटेड होते हैं। अगला क्वेश्चन है यरूशलेम और मक्का जैसे स्थान किस प्रकार के नगर कहलाते हैं। तो कल्चरल है, क्योंकि ये दोनों के दोनों धार्मिक केंद्र के नाम से जाने जाते हैं। यरूशलेम जो आपका है इजराइल में है, और मक्का जो आप देखते हैं सऊदी अरेबिया वाला जो इलाका देखते हैं उधर की तरफ पड़ता है। तो ये कल्चरल में, सांस्कृतिक में आएगा। काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस और कल्चरल सेंटर माने जाते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट भी जाते हैं। चलिए अगला है कौन सा राजधानी शहर वॉल्टर बर्ली ग्रिफिन द्वारा योजनाबद्ध था। तो कौन सी राजधानी शहर वॉल्टर बर्ली ग्रिफिन द्वारा योजनाबद्ध था। तो कैनबरा जो कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, ये ग्रिफिन ने ही डिजाइन करी थी 1912 के टाइम पर। तो ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हु पॉपुलराइज द ग्रीक वर्ड मेगापोलिस। तो मेगापोलिस जो आप शब्द देखते हैं वो किसने एक तरीके से इसको लोकप्रिय बनाया। तो जीन गॉटमैन जो थे उन्होंने ही मेगापोलिस वर्ड का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया, और उसकी वजह से ही मतलब ये वर्ड सामने आया।
अगला क्वेश्चन है अदीस अबाबा जो कि इथियोपिया की राजधानी है, वो किस वर्ष इसको स्थापित किया गया था? तो 1878 जो है इसको फाउंड किया गया, मतलब फाउंड क्या किया गया, मतलब इसको इस जगह का नाम दिया गया और वहीं से इसकी राजधानी बना दी गई। चलिए, तो ये थे आपके टोटल क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।